Good morning, everyone. So today we supposed to start with I think software quality management. उसके लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था. So वहीं से कंटिन्यू करेंगे. This is our topic. Today's topic. सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट. अब इसके अंदर आपके सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर 3 टाइप आएंगे. सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस कि मिनिमम इतना क्वालिटी जो है ये तो आपको मिलेगा ही. मिनिमम जो क्वालिटी आप अश्योर कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर उसके लिए क्या प्लानिंग होंगे. और जब हम लोग अगर सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं वो टाइम पे ही हम लोग कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे जिससे ये क्वालिटी लेवल जो है वो कंट्रोल कर सके, हम लोग क्वालिटी कहीं ना कहीं डिटोरिएट ना हो. तो यहाँ पे आपको बोला है कि जो SQM है is a process that ensures required level of software quality is achieved when it reaches the user रिक्वायर्ड लेवल. मतलब मैं बोलूँगा कि ओके अगर हम लोग कोई एक मॉड्यूल अगर टेस्ट कर रहे हैं सो 10 से ज़्यादा एरर्स नहीं होने चाहिए. और रिस्पॉन्स टाइम जो है वो आपका 2 to 6 सेकेंड्स के बीच में होना चाहिए. आई होप आपको याद रहेगा कि अगर रिस्पॉन्स टाइम के हिसाब से अगर हम लोग क्वालिटी मैच करें तो उसमें क्या आएगा. इफ़ response time is less than 2 seconds, then your software is excellent, above expectation. Then अगर 2 to 6 seconds के बीच में है आपका रिस्पॉन्स टाइम, दैट मीन्स कि वो प्रॉपर है, एज पर आर एक्सपेक्टेशन है, जो हम लोगों ने डेवलप किया था वो हिसाब से है. आफ्टर दैट सपोज 6 to 9 सेकेंड्स के बीच में है, दैट मीन्स एक्सपेक्टेशन से थोड़ा पुअर है, वर्कआउट करना पड़ेगा. बराबर है, क्वालिटी कंट्रोल फैक्टर्स के ऊपर वापस वर्कआउट करना पड़ेगा. एंड इफ इट इज द रिस्पॉन्स टाइम इज ग्रेटर देन 9 seconds विच इज टोटली नॉट एक्सपेक्टेड, आपको उसके ऊपर वापस वर्कआउट करना पड़ेगा. सो दैट इज वन थिंग. क्वालिटी क्या होता है हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है. सो यहाँ पे देखो आपको क्या बता रहा है. क्वालिटी अश्योरेंस में वी बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर. सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक फ्रेमवर्क फॉलो करेंगे. जैसे मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया कि हम लोग के पास अलग अलग फ्रेमवर्क्स होते हैं और वो जो फ्रेमवर्क्स है उसका हेल्प लेके हम लोग जो सर्टन डेवलपमेंट्स हैं वो अचीव कर पाते हैं. सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, डेवलपमेंट ऑफ अ फ्रेमवर्क कि कोई एक प्रोजेक्ट के लिए. सो उससे क्या होगा, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स जो है ना आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसीजर्स और स्टैंडर्ड है वो ऑटोमेटिकली अचीव होंगे. जैसे आपको कोई एक फ्रेमवर्क में बाय डिफ़ॉल्ट सर्टन लेवल ऑफ कोडिंग बना के दिया हुआ है और फोल्डर आर्किटेक्चर प्रॉपरली प्रोवाइडेड है. अब आपको वही सेम पैटर्न फॉलो करते हुए आगे के डेवलपमेंट करने हैं. तो स्टार्टिंग में जो उन्होंने जितना भी डेवलपमेंट प्रोवाइड किया है उतना आगे का आपका खुद से डेवलपमेंट अगर करेंगे तो भी वैसे ही होगा. आपको अगर याद रहेगा तो हम लोगों ने PHP फ्रेमवर्क के बारे में डिस्कस किया है. सो वो वहाँ पे क्या होगा, वी हैव लाइक PHP फ्रेमवर्क. जैसे आप उसको इंस्टॉल करेंगे, बेसिक आपके वेबसाइट जो बनाना है उसके बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे. एक डेटाबेस बैकएंड में रेडी होगा जिसके अंदर 2-3 बेसिक टेबल रहेंगे, साइन अप वाला या ऐसे और 1-2 टेबल रहेंगे जिसको फॉलो करके आप बाकी के टेबल्स बना सकते हैं. मतलब आप अपना डेटाबेस डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं. देन MVC आर्किटेक्चर वो फॉलो करता है फ्रेमवर्क में. तो उससे आपके फाइल्स जो है वो इन प्रॉपरली सेग्रीगेटेड रहेंगे. सो जिससे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट जो है वो इजीली अप्लाई हो जाएंगे. तो ये बेसिकली हम लोग क्या बता रहा है सॉफ्टवेयर क्वालिटी अश्योरेंस में कि आपने ऐसे अगर एक फ्रेमवर्क स्पेसिफिक अगर फॉलो किया है तो आपके सॉफ्टवेयर में जो इंडस्ट्री लेवल का जो क्वालिटी है उसके अंदर जो फैक्टर्स है वो ऑटोमेटिकली इनकलकेट हो जाता है. देन अगर प्लान करना है तो हम लोग क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट प्रोसीजर एंड स्टैंडर्ड जो है फ्रॉम दिस फ्रेमवर्क
इसको हम लोग अडॉप्ट करेंगे फॉर सम स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। मतलब हम लोग वो फ्रेमवर्क के सर्टन प्रोसीजर्स और स्टैंडर्ड वो कैसे फॉलो करते हैं उसको हम लोग अपने सॉफ्टवेयर के लिए भी प्लान करके रखेंगे, क्योंकि ये फ्रेमवर्क में ऐसे कोई पॉइंट्स दिए हुए हैं, ऐसे कोई वे में वो हम लोगों को डेवलपमेंट करने को बोल रहे हैं दैट विच इज़ द स्टैंडर्ड वे। सो वही सेम पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे। क्वालिटी कंट्रोल बहुत सिंपल है कि आपको जब अगर हम लोग देखेंगे कि आपने कुछ एक डेवलपमेंट अगर की है तो उसके बाद में हम लोग कंटिन्यूअसली वो डेवलपमेंट को वेरीफाई करते रहेंगे, टेस्ट करते रहेंगे। और टेस्टिंग में अगर एक लिमिट से ज़्यादा आपके बग्स या एरर्स नहीं आते हैं, मतलब आपका क्वालिटी कंट्रोल प्रॉपर चल रहा है। सो देखो यहाँ पे क्या बोला, इट इंश्योर्स दैट प्रोजेक्ट डिलीवरेबल आर कंसिस्टेंट विद द ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड। नाउ क्वालिटी अश्योरेंस में क्या आएगा, मेंटेनेंस ऑफ डिजायर्ड लेवल ऑफ क्वालिटी। इसको हम लोग क्वालिटी अश्योरेंस बोलेंगे कि मिनिमम इतना लेवल ऑफ क्वालिटी शुड बी अचीव्ड। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एवरी स्टेज ऑफ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को आपको अटेंशन देना पड़ेगा। एवरी स्टेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मतलब स्टार्ट्स फ्रॉम रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, फिजिबिलिटी स्टडी, बराबर है। उसके बाद में आपका ओके आई थिंक हम लोगों ने SDLC जो बनाया था उसके अंदर मैंने आपको फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में भी बोला था, वो सब मैंने बताया था। सो वो आ जाएगा। देन डिज़ाइन आएंगे, डिज़ाइन के वापस सब टाइप्स जो है वो, देन कोडिंग, उसके बाद में टेस्टिंग आएगा, देन डिप्लॉयमेंट आएगा। सो यहाँ पे देखो आपको क्या बोल रहा है, क्वालिटी अश्योरेंस एक्टिविटी मॉनिटर एंड वेरीफाई द प्रोसेसेस यूज्ड टू मैनेज एंड क्रिएट डिलीवरेबल। कि अगर मैं कोई एक डेवलपमेंट कर रहा हूँ, मैं कोई एक कोड बना रहा हूँ, तो वो कोड सिक्योर रहे, वो कोड प्रॉपर रहे, स्टैंडर्ड रहे। इसके लिए कभी कभी हम लोग पेयर प्रोग्रामिंग, अगर बहुत इम्पोर्टेंट कोई आपके प्रोजेक्ट का पार्ट है तो वो टाइम पे हम लोग यहाँ पे पेयर प्रोग्रामिंग यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपने वर्ड सुना रहेगा पेयर प्रोग्रामिंग। क्या होता है पेयर प्रोग्रामिंग, एनीवन? व्हाट इज पेयर प्रोग्रामिंग गाइस, एनीवन? बोलो क्या होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि डेवलपर्स के पैर है और वो पैर के हिसाब से मतलब हम लोगों ने डेवलपर्स के पैर बना दिए और वो अभी वन बाय वन जो है वो डेवलपमेंट करेंगे। सो उसका रीज़न, उसका पर्पस, उसका बेनिफिट क्या होगा? एनीवन एल्स? या वेरी गुड स्तुति। सो पेयर प्रोग्रामिंग में क्या होगा, दो डेवलपर्स साथ में बैठेंगे जिसमें से एक डेवलप करते जाएगा कोड को और दूसरा जो है वो जो कोड फर्स्ट डेवलपर ने किया है उसको सेकेंड वाला जो है वो मॉनिटर करते जाएगा, चेक करते जाएगा। सो उससे क्या होगा कि अगर कहीं पे भी अगर आपने डेवलपमेंट में अगर मिस्टेक हुआ है डेवलपमेंट के टाइम पे, तो वही टाइम पे सेकेंड डेवलपर उसको आइडेंटिफाई करके हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, फ्यूचर में जो आपके एरर्स आने वाले, बग्स आने वाले, वो बहुत लिमिट तक मिनिमाइज हो जाएंगे। ठीक है। Yes, so Shivangi, two people like we have multiple pairs of developers जो अलग अलग पार्ट पे काम करेंगे। तो हर एक, सपोज अगर 5 अलग अलग डेवलपमेंट साइकिल्स अगर चलाना है तो हम लोग के पास 5 पैर रहेंगे। सो यहाँ पे आपको देखो क्या बोला है, मॉनिटर एंड वेरीफाई that the processes used to manage and create deliverable have been followed and operative. It is a procedure that focuses on providing assurance that quality requested will be achieved. It is process oriented and mainly focused on defect prevention. ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब हम लोग बेसिक अगर हम लोग देखेंगे कि आपको कोई एक प्रोजेक्ट अगर बनाना है तो उसमें मिनिमम हम लोग को क्या करना है,
आप वो प्रोजेक्ट चल रहा है स्टार्ट में मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आप अगर टीवाई का अभी का प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वहाँ पे आपका कौन सा लेवल का क्वालिटी अचीव हुआ है वो आपको पता नहीं रहेगा। वो तो हम लोग जब प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे, बहुत सारे एक साथ उस पे आएंगे, बर्डन आएगा, स्ट्रेस आएगा, तब जाके प्रॉपर पता चलेगा। अभी आप डेवलप कर रहे हैं, इनपुट डाल के आउटपुट मिल रहा है, उसको टेस्टिंग नहीं बोलते। सो मेनली आपका जब बेसिक डेवलपमेंट चालू रहता है तो मेन मोटिव क्या रहता है कि आपको डिफेक्ट प्रिवेंशन करना है। दिस इज़ द मेन मोटिव कि आप अभी डिफेक्ट पूरे अगर रिजॉल्व नहीं कर सकते तो एटलीस्ट प्रिवेंट दोज डिफेक्ट। बराबर है। उसके आगे क्या बोला है, क्वालिटी प्लानिंग, डेवलपिंग द क्वालिटी प्लान फॉर द प्रोजेक्ट। लाइक यहाँ पे देखो क्या बोला है, क्वालिटी प्लान सिलेक्ट्स दोज ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स। मतलब मैंने ऑलरेडी प्रीवियसली सपोज एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर बनाए हुए है, तो वो टाइम पे मैंने क्या स्टेप्स फॉलो किए थे, वो वैसे ही सिमिलर स्टेप्स हम लोग ये बार भी फॉलो करेंगे फॉर डेवलपिंग सिमिलर टाइप ऑफ अ प्रोजेक्ट और अ सॉफ्टवेयर। तो उससे क्या होगा, आपका प्लानिंग प्रॉपर हो गया। तो प्लानिंग जितना प्रॉपर रहेगा वो प्लान को फॉलो करके आपका जो प्रोजेक्ट बनेगा वो भी उतना प्रॉपर रहेगा। सो यहाँ पे आपको क्या दिया है, इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट, देन प्रोडक्ट प्लान्स बनाएंगे, उसका डिस्क्रिप्शन देंगे, क्वालिटी गोल्स क्या है ये बताएंगे हम लोग, जिसके अंदर अभी हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि विच आर द क्रिटिकल सेक्टर ऑफ योर प्रोजेक्ट, और उसके ऊपर आपको कौन से फैक्टर्स के को फोकस में रख के लाइक डेवलपमेंट करना पड़ेगा, कि कहाँ पे कैसे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ऑनलाइन जब अगर हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या क्या कोई टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से क्या तकलीफ हो सकता है। सो आप उसको फोकस में रख के डेवलपमेंट कीजिए, वो आएगा। उसके साथ में क्या रिस्क है वो देख लेंगे। उसके बाद में क्वालिटी कंट्रोल है, बहुत सिंपल है अब ये। सो दैट्स इट। नेक्स्ट जो है दैट इज, Excuse me, sir. यस। Sir, we are done with all this. We have to start with pillars of quality management system. ओके, वी आर डन विद दिस। I didn't want to interrupt because you were in the flow, so ओके, I didn't say. विच वन? Sir, नीचे ये डिस्कस किया था लास्ट क्लास. ओके, ये हो गया था। हाँ सर. We have to go to pillars of quality management system. Yes sir, ओके ये वाला ओके start करना. ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। सो यहाँ पे Sir, पिलर्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, दिस इज व्हाट वी सपोज टू स्टार्ट। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, सबसे पहले यहाँ पे देखो आपको क्या सर्टेन थिंग्स आर गिवन हियर इन दिस डायग्राम। ये हैव कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, यहाँ पे आएगा सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर। देखो अब आपका आपका जो भी डेवलपमेंट या प्रोसेस या साइकिल जो भी चलेगा वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, रिक्वायरमेंट से लेके उसके सेटिस्फेक्शन के बीच में। ठीक है, कस्टमर रिक्वायरमेंट और सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर, ये वे में याद रखो। सो बेसिकली कुछ रिक्वायरमेंट आए, वो रिक्वायरमेंट के बेस के ऊपर आपको ये साइकिल जो है ये कंटिन्यूअसली चलाना है। अब साइकिल क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले सपोज आप, अब ये सर्कल में हम लोग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज हर एक चीज़ जो है वो नेक्स्ट आगे सेम वे में मूव होते जा रहा है। सो यहाँ से सपोज हम लोग को इनपुट मिलता है, इनपुट में क्या मिला, कस्टमर के साइड से रिक्वायरमेंट मिले। ध्यान से देखो, वी गॉट रिक्वायरमेंट फ्रॉम द कस्टमर साइड। अब ये जो रिक्वायरमेंट मिले उसमें आपने क्या देखा, प्रोडक्ट रियलाइजेशन, मतलब बेस्ड ऑन इनपुट हम लोग को एग्जैक्टली पता चलेगा कि फाइनल आपको जो प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है वो क्या होगा। अब इनपुट मिला, वैसे ही हम लोग आउटपुट नहीं दे देंगे, बराबर है, बिकॉज इनपुट मिलने के बाद में एक बार प्रोडक्ट रियलाइजेशन होगा, मतलब हम लोग देखेंगे कि वो एग्जैक्ट उसके रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट के बेसिस के ऊपर मेजरिंग एंड एनालिसिस द इम्प्रूवमेंट कहाँ कहाँ पे ज़रूरी है। अगर ऑलरेडी उसका प्रोजेक्ट बना हुआ है तो ठीक है।
सो मतलब मेंटेनेंस पार्ट में या प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी वर्किंग कंडीशन में है उसके ऊपर कहीं पे तो हम लोग ये बात कर रहे हैं. देन उसके आगे क्या आएगा, मेजरमेंट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगे और उसके बाद रिसोर्स मैनेजमेंट आएगा. और ये सेम साइकिल जो है वो कंटिन्यूसली चलते रहेगा. एक एरो देखो कहाँ पे जा रहा है, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम. मेंटेनेंस, जैसे हम लोगों ने देखा है कि हम लोग परफेक्टिव मेंटेनेंस फॉलो करता है, तो जिसमें क्या होगा कि कंटिन्यूसली हम लोग जो चीज़ें ऑलरेडी है उसका परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करने की ट्राई करेंगे. एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम मेजरिंग द इम्प्रूवमेंट्स, मतलब आपने अगर कुछ न्यू चेंजेस अगर किए हैं, जैसे यहाँ से इनपुट लेके हम लोगों ने कुछ आउटपुट दिया है, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसको मेजर करते रहेंगे कि यूज़र सेटिस्फेक्शन लेवल कितना अचीव हुआ है और कहाँ पे कुछ अगर मिसिंग है. तो जैसे मैंने बोला कि अगर वेबसाइट के ऊपर अगर हम लोग कुछ अगर ऐसे अपडेशंस करते हैं, तो वो टाइम पे मैं इनपुट दे के आउटपुट जब आपको मिल रहा है फाइनल प्रोडक्ट या पार्ट ऑफ सम प्रोडक्ट, तो उसके बाद मैं इंडिविजुअल कस्टमर को पूछूंगा और उनको वो बोलेंगे, उसके हिसाब से मेजर करेंगे. ऐसा नहीं होता है. बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, एनालिटिकल टूल्स अप्लाई करेंगे, एनालिटिक टूल्स, राइट, स्टेटिस्टिक्स काइंड ऑफ. तो वहाँ से मुझे पता चलेगा कि ओके मैंने जो ये इनपुट्स के बेस के ऊपर एक फाइनल प्रोडक्ट बना है, उसमें से कौन से जो फंक्शंस है वो फंक्शंस हम लोग के यूज़र मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं और कौन से फंक्शंस वो ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं. बराबर है. ये सारे पॉइंट्स पे हम लोग फोकस करेंगे. सो यहाँ पे वही दिया आपको कि इनपुट आउटपुट प्रोडक्ट कौन सा मिल रहा है आपको, वो उसके बेस के ऊपर हम लोगों ने जो इम्प्रूवमेंट्स किए हैं उसको हम लोग एनालाइज करेंगे. बराबर है. मतलब यूज़र सेटिस्फेक्शन लेवल कितना है. और ये जो इम्प्रूवमेंट वाला जो साइकिल है ये कंटिन्यूअस चलते ही रहेगा, जहाँ पे हम लोग बार बार चेक करेंगे कि ओके मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट पे फोकस करना, और उसके लिए एक मिनिमम रिसोर्सेज जो है वो आपको वहाँ पे मेंटेन करने पड़ेंगे. और ये सेम चीज़ चलते रहेगा. सो देखो सबसे पहले आपको क्या बोला है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो उसके अंदर हम लोग के पास एक कमिटी अलग से होगा फॉर वन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और अ प्रोडक्ट. देन कस्टमर का फोकस, क्वालिटी पॉलिसी सेम है जो ऊपर डिस्कस किया हम लोगों ने. उसके बेस के ऊपर प्लानिंग होगा. हर कोई इंडिविजुअल जो हम लोगों के टीम मेंबर्स है उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका जो क्या अथॉरिटी होगा उनका, और एक क्लियर कम्युनिकेशन हमेशा चलते रहेगा बिटवीन क्लाइंट एंड डेवलपमेंट टीम एंड विद इन अ डेवलपमेंट टीम और विद इन आर टीम. जिससे अगर मैंने बहुत बार क्या होता है कि मैंने किसी को सपोज कोई एक न्यू कोई एक ज्वाइनिंग है, मैंने अभी उसको एक टास्क दे दिया, लेकिन कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाया, या मैं उसको टास्क प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो उसकी वजह से उसको एग्जैक्टली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो समझ में नहीं आया. तो देयर शुड बी अ क्लियर कम्युनिकेशन. देन मैनेजमेंट रिव्यू आएगा. उसके बाद मैं नेक्स्ट आपको क्या दिया, देखो यहाँ पे रिसोर्स मैनेजमेंट. रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या बोला है, प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वर्क एनवायरनमेंट. सो ये आपका प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कौन से रिसोर्सेज आप कितने लिमिट तक कब तक आपको यूज़ करना है, बिकॉज वी माइट बी वर्किंग ऑन अदर प्रोजेक्ट्स एज वेल. ह्यूमन रिसोर्स वहाँ पे कितना अवेलेबल होगा या आप कितना ऐड करेंगे उस पर, या दैट इज सेकेंड थिंग. और उसमें भी हम लोग ये देखेंगे कि आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है उसमें कौन से जो स्पेसिफिक विषय की कौन से स्पेसिफिक जो पार्ट है वो उसका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल के हिसाब से विल बी एडिंग और रिमूविंग फ्यू ह्यूमन रिसोर्सेज फ्रॉम देयर. देन नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वर्क एनवायरनमेंट. बहुत सिंपल है. देन प्रोडक्ट रियलाइजेशन में हम लोग क्या करेंगे, जो एग्जैक्ट हम लोगों ने प्लानिंग किया था, कस्टमर रिलेटेड प्रोसेसेस प्रॉपर हुए या नहीं, डिज़ाइन को फॉलो करके ही हम लोग के डेवलपमेंट ये प्रॉपर हो रहे हैं कि नहीं, परचेसिंग, प्रोडक्ट सर्विस, बेसिक है. अब यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है, सिंपल से पॉइंट्स है. देन मेजरमेंट, एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट. सो इन जनरल हम लोग के जो पॉलिसी स्टैंडर्ड्स रहेंगे उसके बेस के ऊपर आपका ये प्लानिंग प्रॉपर जा रहा है कि नहीं, ये हम लोग मॉनिटर करते रहेंगे. बराबर है. देन उसके आगे वही रहेगा
एनालिसिस ऑफ डेटा, इम्प्रूवमेंट क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, उसको मॉनिटर करते रहो. देन नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट. सो यहाँ पे आपको क्या दिया है, देखो कौन से रहेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विसेज के. डिज़ाइन, बिल्ड, डिप्लॉय, कंट्रोल, मेजर, रिव्यू एंड इम्प्रूव. बहुत सिंपल से हम लोग का SDLC साइकिल जैसा ही है. डिज़ाइन एंड बिल्ड, एज वी ऑल नो क्या होगा डिज़ाइन एंड बिल्ड, सो नथिंग टू एक्सप्लेन हियर. देन उसके बाद में आपका क्या आएगा, डिप्लॉयमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन. सो इज़ द बेस्ट अचीव्ड यूजिंग अ प्रोसेस पैकेज वेयर ईच कोर प्रोसेस इज ब्रोकन इन टू सब प्रोसेसेस. क्या बोला था मैंने डिप्लॉयमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन में, एक बड़े प्रोसेस को हम लोगों ने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया. एंड डिस्क्राइब बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेनिंग होगा. एजुकेशन मतलब सिखाएंगे कि हम लोगों ने क्या चीज़ बनाया है, उसके बेनिफिट आपके लिए क्या रहेंगे, और उसके बाद में ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे. एंड सम एक्स्ट्रा टूल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर अ बेटर वर्किंग विद दिस. और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिप्लॉयमेंट हो जाएगा. अब डिप्लॉयमेंट में आपको क्या बोला है, इलेक्ट्रॉनिक डिप्लॉयमेंट होगा वाया इंट्रानेट, मतलब कंपनी के पर्सनल नेटवर्क के ऊपर हम लोग सपोज इसको डिप्लॉय कर रहे हैं, बराबर है. देन कंट्रोल में क्या आएगा, क्वालिटी मैनेजमेंट विल डिपेंड ऑन द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी. मतलब आपका सॉफ्टवेयर का साइज जितना बढ़ते जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी जितना ज़्यादा रहेगा, उसके हिसाब से देन वहाँ पे आपका एग्जैक्ट क्वालिटी अच्छी हुआ है या नहीं हुआ है. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ISO स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो करेंगे, या वी कैन से कि ISO के साइड से हम लोग सर्टिफिकेट जो है वो डिमांड करेंगे. बिकॉज इफ वी आर वर्किंग, इफ वी आर डेवलपिंग ह्यूज सॉफ्टवेयर लाइक जैसे आपका SAP सॉफ्टवेयर है, तो वो टाइम पे आप कस्टमर को हैंड ओवर जब कर रहे हो सॉफ्टवेयर, तो कस्टमर को ये पता नहीं है कि उसका क्वालिटी लेवल कितना है. उसने चेक किया, आपने चेक किया, अभी के लिए वर्किंग है, लेकिन उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या है वो हम लोग को नहीं पता है. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ISO का जो मेन टीम रहेगा वो आके ऑडिट करेगा उसको, वो रिव्यू करेगा, और उसके रिव्यू, ऑडिट और उसका जो सर्टिफिकेशन मिलेंगे उसके बेस के ऊपर विल डिसाइड कि वो क्या आपके सॉफ्टवेयर का क्वालिटी लेवल कितना है. मेजरमेंट में हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, सो देखो मेजरमेंट इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ईच प्रोसेस टूवर्ड्स अटेनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव, क्लाइंट ऑब्जेक्टिव या रिक्वायरमेंट जो भी है वो कितने लेवल तक आपने अचीव किए. सो सबसे पहले यहाँ पे देखो जैसे क्या बोला है, पॉलिसी डेफिनेशन, कंप्लीटनेस, कि जितने भी रिक्वायरमेंट है सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल करने का ट्राई करना है. कवरेज ऑफ बिजनेस, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है उससे उसका जो मेन बिजनेस प्रोसेस है वो बिजनेस प्रोसेस प्रॉपर कवर हो रहा है क्या, कि अननेसेसरीली हम लोगों ने सर्टन जो फंक्शंस है वो तो ऐड कर दिए, लेकिन उसके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सर्टन फंक्शंस ऐड ही नहीं किए. सो अननेसेसरीली आपके प्रोजेक्ट जो है वो कुछ एक्स्ट्रा टाइम पास फंक्शन जो है वो कवर कर रहा है, और जो काम के चीज़ें जो है वो वहाँ पे आए ही नहीं, है ना. इट दैट शुड नॉट बी द केस. सो रिफ्लेक्शन ऑफ पॉलिसी, डिप्लॉयमेंट, देन यूसेज कैसे हो रहा है, देन जो हम लोगों ने स्टाफ जो ऐड किया था वो हेल्पफुल है क्या क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए. और जब अगर हम लोग देखेंगे कि क्वालिटी मैनेज करना है, तो बहुत बार क्या होता है, क्वालिटी मैनेज करने के साथ में आपको ये भी देखना है कि आप जो अपने सॉफ्टवेयर में चेंजेस कर रहे हैं वो फास्ट है, स्लो है, क्या पेस पे. अब कोई एक न्यू फीचर या फंक्शन अगर मैं ऐड कर रहा हूँ और तो इमीडिएटली मुझे रिस्पॉन्स, इमीडिएटली उसका इफेक्ट पता नहीं चलेगा, इट टेक्स टाइम. तो स्पीड ऑफ चेंज आपका क्या है, दैट इज ऑल्सो मैटर्स विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी मैनेजमेंट, बराबर है. अब उसके आगे क्या होगा कि आप जब यहाँ पे देखो क्या बोला है, रेलिवेंस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट आर्किटेक्चर टू द जॉब इन हैंड. सो आप अभी अगर कोई चीज़ पे वर्क कर रहे हो तो उसको आप कितने फोकस से देख रहे हो. लाइक ऐसा होगा कि सपोज कि अगर प्रीवियस प्रोजेक्ट का क्वालिटी मैनेज करने के लिए अभी अगर मैं कुछ टास्क कर रहा हूँ उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, तो उसका ड्रॉबैक क्या होगा कि मैं ऑलरेडी बने हुए प्रोजेक्ट के ऊपर क्वालिटी एस्पेक्ट्स में ज़्यादा काम कर रहा हूँ, और अभी जो प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा हूँ उसके ऊपर मेरा ध्यान ही नहीं है.
सो जब ये अभी जो मैं बना रहा हूँ प्रोजेक्ट वो जब बन जाएगा तो उसके ऊपर वापस मुझे अलग से मेहनत करना पड़ेगा टू अचीव दी रिक्वायर्ड और एक्सपेक्टेड क्वालिटी लेवल। तो वो टाइम पे कोई दूसरा प्रोजेक्ट चलता रहेगा, उसके साथ भी यही होगा। तो मेन हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आप अपना जो टास्क या अपना जो जॉब है वो कितना प्रॉपरली करते हैं ना, उसके बेस के ऊपर हम लोग बताएंगे कि आपका क्वालिटी लेवल कितना हो सकता है। नाउ लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। हम लोग सपोज एक साइन अप फॉर्म बना रहे हैं। तो जो डेवलपर ने साइन अप फॉर्म बनाया है, सपोज पेयर प्रोग्रामिंग में बनाया है, ठीक है। पेयर प्रोग्रामिंग समझते, एक डेवलपर कोड करते जाएगा, दूसरा डेवलपर बाजू में बैठ के वो सेम कोड को रिव्यू करते जा रहा है, चेक करते जा रहा है, बराबर है। और दोनों के दिमाग जब लगेंगे तो आपके एरर आने के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन सपोज अगर इसमें भी आप अगर अकेले बैठे हो, आपने अकेले ने कोई कोड किया है और साइन अप का मैंने बोल दिया, ठीक है चलो आपको साइन अप बनाना है। तो साइन अप बनाने के बाद में आपको ये वेरीफाई करना है कि वो साइन अप करने के बाद में लॉग इन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। दैट इज फर्स्ट थिंग। अगर मैंने आपको बोला साइन अप ही है, आपने साइन अप कर दिया, उसके बाद लॉग इन हो रहा है कि नहीं वो वेरीफाई नहीं किया, सो इट मीन्स आपने अपना कॉमन सेंस अप्लाई नहीं किया है। या फिर हम लोगों ने एसपीएम में स्टाफ सिलेक्शन वाला जो टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने बोला था कि आप जब अगर प्रोजेक्ट के अलग अलग फेजेस में जो स्टाफ ऐड करते हैं, दो स्टाफ शुड बी इंटरेस्टेड in your in their job। लाइक किसी के पास जॉब नहीं है और वो इसके लिए डेवलपर जॉब में आ गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको एक्चुअली डेवलपमेंट में इंटरेस्ट होना चाहिए या फिर टेस्टिंग में इंटरेस्ट होना चाहिए। सो अगर कोई टेस्टिंग के लिए और उसको अगर मैं डेवलपमेंट में डालूंगा तो वो अपने काम इतने एफर्ट्स के साथ में नहीं कर पाएगा, एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे वही होगा कि सपोज अगर मैं किसी को अगर मैं अपॉइंट कर रहा हूँ और उसको एक्चुअली डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, तो उससे क्या होगा कि जब अगर मैं उसको डेवलपमेंट के लिए एक टास्क दिया है, जैसे अगर साइन अप फॉर्म का, तो ऑटोमेटिकली वो साइन अप फॉर्म बनाने के बाद में वो लॉग इन करके भी चेक करेगा कि साइन अप करने के बाद में ये पर्सन का लॉग इन हो रहा है कि नहीं। सेकेंड थिंग, साइन अप में भी वो वापस ये भी चेक करेगा कि अगर मैं वापस कोई दूसरे नाम पे से अगर वापस साइन अप कर रहा हूँ, लेकिन अगर ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर मेरा सेम है, तो वो टाइम पे वो लॉगिन अलाउ कर रहा है क्या, ये देखेंगे हम लोग। देन अगर 2-3 बार अगर रॉन्ग ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया मैंने साइन अप के टाइम पे, देन वो सिक्योरिटी रीजंस के बेस के ऊपर क्या आप वहाँ पे कैप्चा ओटीपी ऐसा कुछ पूछ रहा है और कुछ डिटेल। सो नॉर्मली हम लोग जो प्रॉब्लम फेस करते हैं ना, वो साइन अप के टाइम पे आपका डेवलपर वेरीफाई करेगा कि ओके यहाँ पे ऐसा कुछ चीज़ हो रहा है क्या। नॉर्मली जब हम लोग करते हैं तभी वेरीफाई करते हैं, जिससे क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि आपने डेवलप करके भेज दिया, आगे उस पे जब टेस्टर टेस्ट करेगा तभी होगा। सो मैंने साइन अप के लिए जो जो कंडीशंस बनाए हुए हैं, तो जब मैं अगर साइन अप फॉर्म एग्जीक्यूट कर मतलब साइन अप फॉर्म ओपन करके उसके ऊपर कुछ डेटा एंटर कर रहा हूँ, तो वो टाइम पे एग्जैक्टली कौन से कंडीशंस मेरे हेल्प कर रहे हैं, वो सारे पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे आपको पता चल सकता है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। देन रिव्यू, ये तो बहुत सिंपल है, एंड लास्ट में आएगा इम्प्रूवमेंट। सो अ गुड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट विल क्या रहेगा, सेट द डायरेक्शन टू मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन, वही अच्छी अच्छी बात बोली है। इम्प्रूव प्रोसेस कंट्रोल, वेस्टेज रिड्यूस कर दो, कॉस्ट को आप लोअर कर सकते हैं, मार्केट शेयर इंक्रीज कर दो, ट्रेनिंग बढ़ा दो, स्टाफ को इन्वॉल्व करो, वही। सो दिस इज एंड ऑफ आर यूनिट 1। यहाँ पे हम लोग का एसक्यूए का यूनिट 1 कंप्लीट होता है। नाउ विल बी स्टार्टिंग विद यूनिट 2। लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स बिफोर वी स्टार्ट विद यूनिट 2। एनीवन Excuse me. डाउट्स? या Sir, I have a query. हाँ बोलो ना। Sir, in the pillars वाला जो diagram है, हाँ उसमें sir in this how is the output going, like the product realization? हाँ, प्रोडक्ट रियलाइजेशन, हाँ क्या हुआ उसमें? हाँ,
आउटपुट प्रोडक्ट रियलाइजेशन के सर्कल से कैसे कनेक्टेड है सर? बिकॉज अभी तो प्रोडक्ट हमने एनालाइज करके पूरा रिक्वायरमेंट के बेसिस पे मतलब बनाना स्टार्ट किया है, तो एकदम से आउटपुट मतलब उसका आउटपुट का लाइन क्यों है वो समझा नहीं। बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। मतलब यस सर। हम लोग सिर्फ एस डी एल सी नहीं हो रहा है। एस डी एल सी का मतलब हम लोग ये नहीं बता रहे कि वो कि आप रिक्वायरमेंट गैदर करो, डिज़ाइन करो, डेवलप करो, वो नहीं हो रहा है। हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये मैंने प्रोडक्ट दे दिया और उसके बाद में क्लाइंट के साइड से क्या रिव्यू आ रहा है मुझे, लाइक मैंने ये इनपुट दी, लाइक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर कुछ चेंजेस किए, कुछ दो चार नए फंक्शन ऐड किए, तो वो मैंने क्या किया, इनपुट लेके प्रोडक्ट रियलाइज किया, बराबर है, वो मैंने कस्टमर साइड पे दे दिया। अब कस्टमर कितना सेटिस्फाई है उससे, वो हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर के साइड से जब फीडबैक आएगा तो उसको हम लोग मेजर करेंगे कि ओके दिस इज द मेन फीडबैक कमिंग फ्रॉम द कस्टमर, तो उसके बेस के ऊपर वी कैन मेजर कि कितने इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है जो ये इनपुट के बेस के ऊपर आपने आउटपुट दिया था। तो उसके बेस के ऊपर देन हम लोग क्या करेंगे, देन मैनेजमेंट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि खुद का कंपनी का एक स्टैंडर्ड है, इमेज है, उसको मेंटेन करने के लिए आपको अलग से क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। आप अलग से कोई एक टीम को वहाँ पे असाइन करेंगे, जो टीम ये क्वालिटी कंट्रोल फैक्टर के ऊपर काम करेगा, और उसके लिए आप इनफ कोई रिसोर्सेज अलॉट करेंगे। रिसोर्सेज का मतलब है ह्यूमन रिसोर्स एंड अलग से कोई मशीन्स एंड सॉफ्टवेयर्स, जिसके थ्रू वापस आप ये जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर आप क्वालिटी फैक्टर्स के ऊपर काम करेंगे। तो ये कंटिन्यूअस ये साइकिल चलते रहेगा कि जहाँ पे आपने कुछ इनपुट दिया, उसके बेस के ऊपर आउटपुट दिया, और फिर कस्टमर के पास से आप वो सेम जो आउटपुट है आपने कस्टमर को हैंड ओवर किया है उसका आप फीडबैक लेते रहेंगे, और वो फीडबैक के ऊपर ये सेम साइकिल चलते रहेगा। सो यहाँ पे आपका शॉर्ट में ही इनपुट टू आउटपुट आपका पूरा SDLC का काम हो रहा है, और उसके बाद में उसको हम लोग बेटर बनाने का ट्राई कर रहे हैं। सो इसके लिए हम लोग तो सर बहुत, हाँ सो इट्स लाइक कि जो आउटपुट हमने डिलीवर किया है उसके हम लोग इम्प्रूवमेंट और पूरा कर रहे हैं, मतलब उस पे पूरा यस साइकिल चला रहे हैं जो यस आउटपुट किया है हमने डिलीवर। यस यस। अच्छा ओके, आई थॉट बिकॉज वी आर सपोज टू डू ऑल ऑफ दिस एंड देन डिलीवर द आउटपुट, तो इसलिए मुझे लगा दैट आउटपुट हैज टू बी आउटसाइड द बिगर वाला सर्कल। नहीं नहीं, ये आपने आउटपुट दिया है और उसके बेस के ऊपर फिर हम लोग कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल चेक कर रहे हैं। अच्छा देखो, ओके हाँ, सर। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट बोला है। मतलब इम्प्रूवमेंट कब होंगे, जब आपके पास ऑलरेडी वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिसमें आप छोटे मोटे चेंजेस कर रहे हैं या उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने का ट्राई कर रहे हैं, तब उसी यस इम्प्रूवमेंट बोलेंगे, राइट। अगर मैं यस। बोलूं कि सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो इम्प्रूवमेंट की बात ही नहीं आती, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, क्योंकि उसमें आपको डेवलपमेंट करना है अभी। सो वहाँ पे SDLC का बात आएगा। सो दैट्स वाई आपको यहाँ पे जो हेडिंग है वो ध्यान से याद रखना है उसको, जब आप आंसर भी लिखेंगे तो उसमें मेंटेन करना है कि हम लोग एक नया सॉफ्टवेयर बनाने की बात नहीं कर रहे। एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आपने कुछ प्रोवाइड किया हुआ है और उसको आपको इम्प्रूव करना है अभी, दैट्स इट। ओके, सो आई होप ओके, दिस क्लियर। एनी डाउट, एनी अदर पर्सन, एनी डाउट्स? so sir, requirement here are the new requirements over time with changes, right? यस ऑफ कोर्स, लाइक अगर हम लोग आज के टाइम पे अगर टेक्नोलॉजिकल कुछ अपग्रेडेशंस हो रहे हैं मार्केट में, पता चला कि ओके हम लोग के कोई दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कोई एक बेटर, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ स्मार्टफोन। तो अगर मैंने देखा कि ओके अभी मेरे पास सैमसंग का एक स्मार्टफोन है, उसके अंदर ये वाले फंक्शंस है, ऐसा कुछ कैमरा है, ये लेवल है, फॉर 20,000 का जो मोबाइल होगा उसके लिए, एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम वीवो या ओप्पो जो है वो सेम वो 20,000 में ही आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर या कोई एक यूनिक वे में चीज़ें कुछ प्रोवाइड कर रहा है। सो नाउ इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने वो डिवाइस को, अपने वो जो पार्ट है उसको भी आप इम्प्रूव करो। अब आप वो इम्प्रूव कैसे करेंगे, इट इज़ अप टू यू, वो आपको देखना पड़ेगा। तो हार्डवेयर में तो आपको नया मॉडल ही आपको मार्केट में लॉन्च करना पड़ेगा, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर टर्म्स में अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, वो टाइम पे हम लोग एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के अंदर इम्प्रूवमेंट्स करेंगे। वहाँ पे आपका मॉडल, मतलब हार्डवेयर की बात नहीं है कि हम लोग एक नया मॉडल लॉन्च करेंगे। Yes, sir. Got it.
थैंक यू। ओके, ठीक है, सो विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट चैप्टर नाउ। और ओके, हाँ हाँ यू हाँ, टोल्ड अस टू मेक द या, मॉड्यूल सब मॉड्यूल ओके प्रोसेस का बाइफर्केशन। ओके, हाँ वो आज बोला था ना मैंने। यस, हाँ सर। सो ओके, सो कितने लोगों ने वो बनाया हुआ है? एनीवन हु इज रेडी विथ दैट मॉड्यूल डिवीजन? मैंने आपको आई थिंक इसी में वो लिंक भी होगा, आई थिंक। नहीं सर, लिंक आपने एक्चुअली आईटीएसएन के एंड टुवर्ड्स द एंड, मतलब व्हेन वी वर डन विद द थिंग फॉर द डे, आपने आईटीएसएन के लेक्चर में ही बोला था। ओके ओके, ठीक है, सो आई जस्ट ओपन दैट वेबसाइट अगेन। ओके, सो मेनली हम लोगों ने एक जो टास्क डिस्कस करने वाले थे वो ये था कि हम लोगों को यहाँ पे ये जो आपको वेबसाइट है इसके बेस के ऊपर आपको इसका मॉड्यूल डिवीजन करना है। सो हाउ कैन वी डिवाइड दी मॉड्यूल्स, लाइक हम लोग कैसे बता सकते हैं कि कितने हम लोग के पास इसमें मेन मॉड्यूल्स रहेंगे और उसके सब मॉड्यूल्स रहेंगे। ओके, सर। यस, आपने बनाया? हाँ सर, बनाया है, पर उससे पहले एक पूछना था एक चीज कि वन टाइम इंटरक्शन या 1 to 2 टाइम्स, मतलब नॉट रेगुलर, बट सिर्फ एक दो बार का इंटरक्शन, सपोज ओवर द टाइम, मतलब 5-10 साल इतने में, मतलब ज्यादा इंटरक्शन नहीं, कैन दैट बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ मॉड्यूल? लाइक किसके लिए बोल रहे हो, मैं समझा नहीं। इंटरेक्शन मतलब विच टाइप ऑफ इंटरेक्शन यू आर टॉकिंग अबाउट? लाइक कोई कस्टमर है जो 5-10 साल में एक बार जा रहा है नहीं नहीं सर, तो? like in the modules I had written about different users. तो हाँ ओवर द टाइम, सपोज मतलब उनमें से एक यूजर है हाँ, सप्लायर्स। तो ओके, सप्लायर्स इन दैट केस, अभी सप्लायर्स के बाइफर्केशन भी हो सकता है कि वो क्या सप्लाई कर रहा है, बिकॉज फॉर एग्जांपल किचन जो रिक्वायरमेंट है या हाँ रेस्टोरेंट की रिक्वायरमेंट है वो तो रेगुलर सप्लाई हो जाएगी, हाँ बट एट द सेम टाइम देयर इज, मतलब व्हेन यू आर मेकिंग अ होटल देयर इज सप्लाइंग ऑफ डेकोर, फर्नीचर, then crockery, etc etc. Now हाँ, that is mostly one time investment when the hotel is starting, मतलब ओवर द टाइम इतना रेगुलरली वो चेंज नहीं होता है। तो नहीं माय वो पॉइंट क्वेश्चन वाज कि वो अभी हाँ, ऐसा वन टाइम इंटरैक्शन भी एक मॉड्यूल कंसिडर किया जाएगा क्या? वो किया तो जाएगा ना, ऑफ कोर्स, बिकॉज वो होटल जो है अभी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, अब हमेशा अगर मैं जाता हूँ और वो सेम ही, अगर मुझे सारे अगर इंटीरियर भी सेम मिल रहा है, सब कुछ सेम मिल रहा है, तो फिर एक ही होटल में जाके इतना मज़ा नहीं आएगा। सो आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू मेक सम और दी अदर चेंजेस। तो वो 5-10 साल ओके नहीं होगा, वो 2-3 ईयर्स में ऑफ कोर्स दिस इज देयर पॉलिसी कि जहाँ पे वो चेंज करना ही पड़ेगा, विदाउट चेंजेस नहीं चल पाएगा। और क्रॉकरी या ये कुछ अगर है तो बहुत बार ये होता ही है ना कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे कोई टूट गया, कुछ हो गया, सो उसमें भी वापस आपका वो उसके सप्लायर के साथ में कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट तो रहेगा ही। ओके सर। या सो इंटरेक्शन इतना डिले के बाद नहीं होगा, डेफिनेटली 2-3 ईयर्स के बाद में इंटरेक्शन होगा जिसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, पुराने कुछ हम लोग चेंज करेंगे। ओके, सो जल्दी से बताओ क्या क्या आपने किया है। सर, इन मॉड्यूल्स आई हैव रिटन ओके, सो 8, जिसमें आई जस्ट वांट यू टू हैव क्लैरिफाई द लास्ट। यू हैव रिटर्न इन योर बुक और कंप्यूटर पे? नहीं सर, रिटन, हैंड रिटन है, बिकॉज वो ज्यादा इजी पड़ रहा था वैसे तो करना। आप एक फोटो पेस्ट करो चैट में, और बाकी बाकी जो लोग हैं वो भी ऐड करो, बाकी स्टूडेंट्स। सर डिस्कस करेंगे, तो मैंने वैसा जैसे हमने लास्ट टाइम 1.1 वैसे करके नहीं बनाया, ट्री फॉर्म में बनाया, चलेगा क्या? हाँ हाँ, चलेगा ना, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ओके। या रेस्ट अदर स्टूडेंट्स, जल्दी आप भी अपना आउटपुट पोस्ट करो, आई होप किया है। ओके तन्वी, कैन यू वंस अनम्यूट योर सेल्फ एंड एक्सप्लेन कि क्या क्या मॉड्यूल्स आपने कौन से बेसिस पे लिया है? तन्वी, कैन यू अनम्यूट योर सेल्फ? माइक आपका प्रॉपर वर्क कर रहा यस सर। है? या बोलो। तो मैंने मॉड्यूल्स में एक्चुअली जो मेन मेन्यू में जो है ना,
मोस्टली वही सब लिया है, रूम्स, डाइनिंग, स्पेशल इवेंट्स, ऑफर्स, एरिया ऑफ अट्रैक्शन, हाँ साइन इन एंड फोटोज। ओके, सो ये आपके मॉड्यूल्स जो है, फर्स्ट सपोज अगर रूम वाला मॉड्यूल है तो उसमें सब मॉड्यूल्स क्या आएंगे? उसमें नीचे मैंने यहाँ पे लिखा है सब मॉड्यूल्स, रूम्स के अंदर बुकिंग, चेक इन, चेकआउट, डेट्स, अमाउंट। ओके जो सो पेमेंट गेटवे हाँ होता है ना, वो अमाउंट में आ जाएगा। ओके जैसे ओके सो देन वन थिंग, डाइनिंग। या हाँ, फॉर वन क्या थिंग बोला? विद रिस्पेक्ट टू दिस रूम्स, हाँ। आपने जो बुक नाउ लिखा है चेक इन चेकआउट हो गया। सो अब हम्म। या बुक नाउ के अंदर ये चेक इन चेकआउट तो ऑटोमेटिकली आ गया ना, तो उसको हम लोग अलग से लिखने का मतलब नहीं बनता है ना। दिस इज आर फंक्शन, सब मॉड्यूल नहीं होगा ना ये। अच्छा, हाँ। यस, देन हाँ। डाइनिंग है अगर, तो डाइनिंग में आपने जो टाइप्स डाले हैं, सो हाँ। डाइनिंग अब लोगों का एक मॉड्यूल हो सकता है और उसके अंदर वी कैन हैव, ये देखो ये टाइप्स है और ये वापस मेन्यू है। तो ये अगर टाइप्स मैंने डाल दिए तो वो ऑफ कोर्स वो मेन्यू जो है वो ऑनलाइन मैं एक्सेस नहीं कर रहा हूँ ना, और अगर प्रोवाइड भी कर रहे हैं सो दैट इज गोइंग टू बी अ फंक्शन कि मेरे मेरे पास 2-3 डाइनिंग प्लेस अवेलेबल है और उसका मेन्यू आपको मोबाइल पे या टैब पे मिलेगा। देन होम डिलीवरी ऑफ कोर्स या ये होगा। आर्स ये तो नॉर्मली ऐसा कंपलसरी नहीं होगा, सो ये तो छोटा सा हम लोग के कंडीशन आएगा आप जो डेवलप कर रहे हैं उसके अंदर। सीट्स ओके, अगेन ये फंक्शन होगा, मॉड्यूल नहीं होगा। देन स्पेशल इवेंट्स ओके, इसमें क्रिसमस दिवाली ऑफ ठीक है। हाँ एक बार हम लोग बाकी सारे डिस्कस करते हैं तो तन्वी प्रॉपर समझेगा आपको भी। ओके। कैन यू एक्सप्लेन? एंड बाकी स्टूडेंट्स अपना अपना जो आपने मॉड्यूल डिवीजन किया रहेगा वो आप भी ऐड करते जाओ जल्दी से। या Yes, sir. Just a minute. I'm just sending my sub module ka photo. Just a minute. ओके I'll explain on what basis I understood and I did it. ओके, सो फर्स्ट ठीक है। Yes, sir. I sent 3 photos as in 3 different headings. First हाँ one is modules. Like we had discussed, it's on the basis of users. या So modules is first is customer module. Then हाँ there are in a 5-star hotel, or even if you take मतलब जो if it's spread into different countries, they have managers for different activities. So या manager is another module. ओके Then there's suppliers. Then there is chef, travel advisors, which actually go and interact, and then they give suggestions as to some improvements are required in that particular hotel, or in their what do you say, treatment, or how they are actually catering to all the guests. ओके That is there. Then staff, different kind of people are involved, like there is in the kitchen, then room service, porters, etc., etc. That is in staff. Then there is सो engineers. या सो ये जो स्टाफ है Yes, sir. काफी मेन मॉड्यूल एंड मैनेजर कैन बी अ सब मॉड्यूल, और उसके अंदर जो है वो सब मॉड्यूल्स रहेंगे मैनेजर्स के। सर मैनेजर एक्चुअली क्या हुआ था, इसमें ना एक करियर करके ऑप्शन है इस वेबसाइट पे। हाँ तो उसमें करियर के अंदर उन लोग के पास इतने सारे मैनेजर्स, मतलब इट्स नॉट लाइक कि 4 ही टाइप के मैनेजर जिसके मतलब सिर्फ मेन रोल्स डिसाइड किए हुए। यस हाँ इतने सारे मैनेजर्स हैं, इसलिए मैंने उसको एक अलग मॉडल बना दिया, बिकॉज उसके खुद के सब मॉडल्स काफी सारे हैं। एंड देन क्योंकि ओके एक ही मैनेजर के पास जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उसमें सब मॉड्यूल्स भी काफी सारे बन रहे हैं सर। ओके ओके ठीक है। ओके इस सो गाइस दिस इज वन थिंग कि हम लोग स्टाफ के अंदर मैनेजर्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन एज स्तुति सेड कि अगर बहुत सारे अगर एक्टिविटीज़ या फीचर्स आपको एक ही इसके अंदर मिल रहा है तो फिर हम लोग उसको एक इंडिविजुअल मॉड्यूल भी कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे मल्टीपल एक्टिविटीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। ओके इंजीनियर। Yes, sir. Engineers about all the staff which is required for different kind of repairs, और मतलब जैसे लिफ्टमैन का है, या फिर
अलग अलग टाइप के जो भी उनके रहते हैं एरिया उसको रिपेयर एंड रेगुलर में लाने के लिए वो एंड ओके देन देयर इज ऑडिटर इज बेसिकली फॉर अकाउंट्स उसका मुझे कोई बाइफिकेशन सब मॉड्यूल्स नहीं मिला एग्जैक्टली हाँ बट आई सी नीचे मतलब उन लोगों ने ऑडिटर के बारे में बताया था सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मॉड्यूल्स व्हिच विल इंटरैक्ट विद द वेबसाइट एंड देन ये सब जो ब्रैकेट में आई वाज लिटिल कंफ्यूज कि ये होंगे कि नहीं एग्जैक्टली बिकॉज डिपेंड ना कि उनको वेबसाइट में कोई फीचर है कि नहीं उनके यूज का इसलिए मैंने परमानेंट में नहीं डाला मतलब security agency will come under suppliers. So because this is going to be a supplier itself who's going to provide a security people to our institution. ओके सर Yeah, so that's a type of supplier itself. ओके Then जो अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर है those are also a type of supplier. So supplier module के अंदर ही will be having this thing. ओके सर देन सर इन द सब मॉड्यूल्स हाँ I have made manager के because like I said manager के इतने सारे role हैं हाँ तो I have made some modules first is event manager then there is staff manager marketing assistant front desk guest services like these are few out of all that they had given there are a lot and then sir in assistant manager also there is different one is for the outlet which they have in the hotel one is हाँ for restaurant another one is for general and then a different like sometimes there are different cuisines also restaurants based on cuisines which are there in the hotel especially हाँ in the 5-star hotels हाँ तो उनके भी अलग अलग मैनेजर हैं so that is सब मॉड्यूल का second सब मॉड्यूल division that's like okay how I have made go on supplier आएगा then हाँ सर सो सप्लायर में लाइक फ्रॉम द व्हाट यू एक्सप्लेन तो उसमें देयर इज पीपल मतलब द स्टाफ व्हिच इज रिक्वायर्ड वो एक सप्लायर हो गया देन देयर इज फूड डेकोर क्रॉकरी फर्नीचर एंड अंडर दैट देयर इज फर्दर सब मॉड्यूल्स वेयर इन फर्नीचर में यू वुड रिक्वायर different kind of furnitures in the rooms in the restaurants in the outlets etc and the हाँ decor which will be regularly updated and so chef based on the different restaurants what they are which role they have in different kind of restaurants based on cuisines ऐसे मैंने फिर further sub module का bifurcation किया है and staff is different kind of staff which we have that is porter room service waiter housekeeping kitchen staff और फिर सर उसमें अगर इनके में कुछ जॉब बाइफिकेशन हो जाएगा लाइक किचन स्टाफ में भी some is to clean someone is to clean the utensils then someone is to do this thing or that thing तो उसके अंदर further sub modules अब यहाँ पे यस यहाँ पे जो स्टाफ में जो हम लोगों ने रखा है ना किचन स्टाफ yes sir हाँ सो यहाँ पे एक बहुत थिन लाइन क्रिएट होगा बिटवीन शेफ एंड किचन स्टाफ बिकॉज शेफ जो है या इसके नीचे कोई ट्रेनी शेफ अगर आ रहा है वो हाँ सर ऑफ दे आर गोइंग टू वर्क ऑन किचन सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो वी सपोज टू अगर आप इंडिविजुअली भी ले रहे हैं सपोज कि अगर बड़ा होटल है एंड दे नीड सम स्पेशल शेफ्स और उसके लिए हम लोगों ने अलग से एक मॉड्यूल बनाया जिनके अलग अलग अपने क्वालिटीज रहेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा बट उसके बाद भी आपका जो स्टाफ वाला मॉड्यूल है उसके बीच में और शेफ के बीच में बहुत प्रॉपर एक इंटीग्रेशन होना चाहिए सो वो आपका अगेन एक लाइन आएगा वेयर वी आर कनेक्टिंग फ्रॉम शेफ और उसके अंदर जो ये रेस्टोरेंट शेफ है या ये वाला जो पार्ट है दे आर अगेन गेट्स कनेक्टेड विद आइदर यू कैन से अ डॉटेड लाइन के थ्रू जहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं कि अगेन ये दोनों के बीच में इंटीग्रेशन आएगा सो वॉट एवर वी द शेफ मॉड्यूल इज डूइंग सॉरी वॉट एवर द शेफ मॉड्यूल इज डूइंग वो शेफ अगर खुद से तो जाके रूम सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है अगर फूड ऑर्डर किया है तो वो रूम सर्विस जो है वो फूड रूम तक लेके जाएगा yes sir स्टाफ है तो शेफ ने अगर कुछ बना के दिया तो जो किचन स्टाफ है वो उसको हेल्प कर रहा है या फिर जो वेटर है वो टेबल तक वो ऑर्डर को लेके जा रहा है सो अगेन देयर गोइंग टू बी अ इंटीग्रेशन बिटवीन शेफ एंड स्टाफ तो ये अगर ज़्यादा बड़ा नहीं है शेफ वाला मॉड्यूल तो दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ योर स्टाफ okay sir ठीक है हाँ it can be a part of the kitchen staff itself because kitchen में 4 ही लोग होंगे मोस्टली तो यस एक शेफ एक सर्व करने वाला एक मतलब वो क्लियर करने वाला जो सारे टेबल्स क्लियर करते हैं और फिर एक जो क्लीन करेगा मोस्टली यूटेंसिल्स को
यस परफेक्ट। तो वो शेफ वाला अलग मॉड्यूल हम लोग को रिक्वायर्ड नहीं है, बराबर है, वो यहाँ से ओके आपको पता चल गया। हाँ, सप्लायर के लिए अलग रिक्वायर्ड है, हाँ सर। में बहुत सारे कैटेगराइजेशन है, सो वी आर कीपिंग दैट एज इंडिविजुअल, दैट्स फाइन। ओके, ओके कस्टमर्स। सर, कस्टमर का एग्जैक्टली उसके सब मॉडल में क्या है वो नहीं समझ आया, बिकॉज आई हैव सेंड अ थर्ड फोटो हाँ, wherein I had said, written about process because टेक्निकल इशू हुआ शायद, उसकी वजह से बंद हो गया सडनली। ओके, हाँ, सो so I was saying, हाँ sir, बोलिए। या प्रोसेसेस राइट। Yes sir, because last time you had mentioned कि जो functions और ये features या जो भी उसको मिलते services मिलते हैं, those come under processes। तो इसलिए हाँ, मुझे exactly समझ में नहीं आया कि customer में क्या होगा, because these are some of the services which the hotel would be providing to the customer. That's why ओके। I've put it under processes. बेसिकली कस्टमर मॉड्यूल हम लोगों का डेफिनेटली बनेगा। अब कस्टमर मॉड्यूल कैसे बनेगा, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स। ओके, एक एक आपके रहेंगे, आपने देखा है कि होटल्स में ऐसा नहीं रहता है कि इंडिविजुअली जो विजिट करते हैं उन्हीं के बेस के ऊपर होटल का बिजनेस चलता है। होटल का मेन जो बिजनेस चलता है वो उनके यहाँ पे जो पार्टी होता है, कॉरपोरेट गैदरिंग होता है, कॉरपोरेट इवेंट्स होते हैं, दैट इज द मेन थिंग। सो वहाँ पे आपका कस्टमर के अंदर अगेन विल बी हैविंग अ सब मॉड्यूल जहाँ पे विच कॉरपोरेट्स, विच टाइप ऑफ कॉरपोरेट्स आर देयर, और वो आपके कस्टमर है, और वो कौन से टाइप के इवेंट्स के लिए आपके पास आ रहे हैं। तो उसके हिसाब से आपको अपने होटल में क्या चेंजेस या इम्प्रूवमेंट्स करने की ज़रूरत है, सो दैट दे स्टिक टू योर होटल ओनली। सो वो कस्टमर मॉड्यूल के अंदर आएगा, और बाद में प्रोसेसेस जो है वो तो अलग आएगा। सर, सो कस्टमर के 3 बाइफरकेशन हम बना सकते हैं क्या? वन इज कॉर्पोरेट, सेकंड इज इंडिविजुअल्स एंड थर्ड आर ग्रुप्स, लाइक मतलब जो आते हैं ना समटाइम्स फॉर सम ओकेजन, या और वो कलेक्टिवली पूरा होटल बुक करते हैं, या वो मतलब कॉर्पोरेट तो मीटिंग टाइप्स हो गई, बट ये हाँ, कोई मतलब इनको कोई ओकेजन रहता है, शादी होती है या समथिंग। हाँ, सो उसमें उसमें बाइफर्केशन कैसा आएगा, तीन नहीं आएंगे। सबसे पहले तो आपका कस्टमर बाइफर्केशन में स्टार्ट ही कहाँ से होगा, कि हम लोग देखेंगे कि ओके आपके पास जो कस्टमर्स जो आ रहे हैं वो NRI है या फिर यहाँ के लोकल है। उसमें भी वापस ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू कोई आ रहा है तो वो अलग रहेगा, बिकॉज वो आपके बाकी ऊपर वाला कोई एक सप्लायर जो है ना, दैट इज ट्रैवल एजेंट जो है वो सप्लायर में एक मॉड्यूल में आएगा, जो कस्टमर्स को आपका होटल में एक पैकेज प्रोवाइड कर रहा है जिसमें आपका होटल इंक्लूडेड है। ठीक है, सो ऊपर सप्लायर कहीं ना कहीं रहेगा जिसमें ट्रैवल एजेंट रहेगा, और वो ट्रैवल एजेंट के थ्रू सपोज उसने कोई पैकेज प्लान किया है फॉर लाइक फैमिली ट्रिप है या हनीमून पैकेज है, सो उसका वो पार्ट हो सकता है। सो दैट इज वन, जहाँ पे कस्टमर के अंदर आपके ट्रैवल एजेंट के थ्रू प्रोवाइडेड कस्टमर है। कॉर्पोरेट वाले सेकेंड आएंगे, और थर्ड जो है वो आपके आएंगे जो नॉर्मली हम लोग इंडिविजुअल विजिट कर रहे हैं। वो इंडिविजुअल मतलब यहाँ पे हम लोग है और हम लोग जाके वहाँ पे विजिट कर रहे हैं। एंड फोर्थ जो स्टे नहीं कर रहे, सिर्फ वहाँ पे जा रहे हैं और डाइनिंग के लिए या कोई बाकी के उसके कुछ एक्टिविटी जो है उसके लिए, लाइक मैं वॉकिंग। हाँ, हाँ, सो वो आपके अलग रहेंगे। और वापस उसमें भी अगर आपने कोई कस्टमर्स को अगर मेंबरशिप दिया हुआ है, सो वो आपका अलग कैटेगराइजेशन आ जाएगा। लाइक अगर मैं डेली बेस पे अगर वहाँ पे विजिट करता हूँ, सो आई माइट बी देयर प्लेटिनम शिप मेंबर, गोल्ड मेंबर, ऐसा हो सकता है। हर एक अलग अलग जो हम लोगों के होटल्स है, डेली बेस पे अगर मैं जा रहा हूँ, सो वो मुझे कोई ना कोई बेनिफिट्स देंगे ना, कि मैं उनका लॉयल कस्टमर हूँ उसके लिए। यस सर। होटल्स में होता है या तो वो आपके मिनिमम 4 to 5 तो वहाँ पे डिविजन्स आएंगे ही आएंगे। ओके, तो सर ग्रुप्स कहाँ पे बैठेगा, मतलब कोई पूरा ग्रुप आता है या फ्रेंड्स एंड वो फैमिली का ग्रुप या वो जो भी है? नॉर्मल नॉर्मल हो गया ना, वो इंडिविजुअल हो गया ना, कि हम लोग ना कॉर्पोरेट है ना ट्रैवल एजेंट के थ्रू आया ना, इंडिविजुअल हम लोग कस्टमर्स है। ओके सर। और अगर स्टे के लिए आया है तो उसको हम लोग वो स्टे वाले जो कस्टमर्स का लिस्ट है उस डाइनिंग या उसके लिए आया है तो उसको हम लोग अलग इसमें डालेंगे।
सर एनआरआई और इंडियन का बाइफर्केशन किस में जाएगा? वो सबसे सिर्फ मेन, नहीं सबसे मेन होगा, सब में सबसे मेन आएगा वो। मतलब सबसे पहले तो हम लोग ये बताएंगे कि ओके कस्टमर के अंदर फ्रॉम लाइक वी हैव राइट नाउ ये जो डिवीजन जो किया है वो सपोज इंडिया या मुंबई स्पेसिफिक होटल के लिए किया है, बराबर है। सो ट्रायल। हाँ, सो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोगों का मेन डिवीजन यहाँ तक ही रहेगा। अगर हम लोग सारे होटल स्पेसिफिक अगर मेन वाला डिस्कस करें, ओके हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। या सो वो आपका कस्टमर वाला जो है वो अगर हम लोग सिर्फ मुंबई वाले लेवल तक के होटल्स के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो वहाँ पे वैसा और कुछ डिटेलिंग और नहीं आएगा। वहाँ पे सिर्फ यही पॉइंट्स तक हम लोग रखेंगे, जो है वो फॉरेनर है या इंडियन है, और उसके बाद उसके कैटेगराइजेशन रहेंगे। और अगर वो कोई कॉरपोरेट के थ्रू आ रहे तो वहाँ पे वो कैटेगराइजेशन की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, बिकॉज वो कॉरपोरेट को ही हम लोग एक पूरा इंडिविजुअल सब मॉड्यूल कंसिडर कर रहे हैं और उनके रिक्वायरमेंट को हम लोग समझेंगे। ओके सर तो फिर आई एम एक्चुअली कंफ्यूज्ड। हमने एक बाइफर्केशन तो नॉन रेसिडेंट इंडियन या इंडियन पे बनाया, दिस इज वन बाइफर्केशन व्हिच वी डिस्कस्ड, एंड द अदर वन व्हिच वाज ऑन कॉर्पोरेट, इंडिविजुअल या ग्रुप्स, ट्रैवल एजेंट, वॉक इन कस्टमर एंड मेंबरशिप। तो ये दोनों साथ में कभी नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा मतलब कि हो, ये होगा जो ना। हमने 5 बाइफर्केशन हाँ बनाए? हाँ वो होगा ना, उसमें साथ में फिर आपस में लिंक रहेंगे ना। लाइक मेरा बाइफिकेशन कहाँ से स्टार्ट होगा कि अगर इंडियन है या फॉरेनर है, तो हाँ सर। इंडियन है तो इंडियन ग्रुप्स हो सकते हैं, इंडियन ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू आए हुए हो सकते हैं, अगर हाँ, फॉरेनर रिपीटेड बाइफर्केशन। या वैसा वैसा आएगा। ओके ओके। ठीक है। आई थॉट रिपीटेड बाइफर्केशन थोड़ा अजीब है, इसलिए मतलब कंफ्यूजन था। हाँ समझा। ओके। और अभी प्रोसेस में क्या क्या ऐड किया है, तेरा फोटो नहीं है यहाँ पे। ओके, आई सेंड इट अगेन सर। हाँ लास्ट वाला सर, लास्ट वाला। हाँ सर। Okay. Yes. Okay. So we have processes now. So which processes do we have? Sir, these are some of the features which are available to the customers. So I listed them under processes. That is login, yeah, register. Actually, I forgot to write /register. That is sign up for the membership. Then there is bookings of the rooms. Booking के अंदर there is further bifurcation depending on which type of room that we want. हाँ देन देयर इज रिवॉर्ड्स। उनके में कुछ ऐसा कुछ फीचर है सर कि अगर आप एक बार मेंबर बन जाते हो एंड यू हैव सम स्टे ऑफ 10 नाइट्स और सर्टेन डेज, या इतना पैसे तुम मतलब उससे होटल में खर्च कर देते हो, तो यू फ्रॉम अ मेंबर यू बिकम अ डिस्कवरर और समथिंग लाइक दैट, आई फॉरगॉट द टर्म। तो उनके वो रिवॉर्ड्स मतलब बेस्ड ऑन व्हाट यू आर, लाइक मेंबर्स हो या क्या हो, मतलब जैसे लाइक यू से दैट गोल्ड यूजर, प्लैटिनम यूजर, ऐसे Yeah. करके उन्होंने कुछ अलग अलग टर्म्स दिए हैं। हाँ। सो बेस्ड ऑन दैट दे विल गिव सम रिवॉर्ड्स या बेनिफिट्स, मतलब कि Okay. इतने पैसे कम हो जाएंगे या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। हाँ देन देयर इज सेपरेट मीटिंग बुकिंग्स, मतलब उनको कोई पूरा हॉल बुक करना है या मतलब 2-3 चीजें या हाफ ऑफ द होटल बुक करना है, ऐसा कुछ है। दैट इज मीटिंग बुकिंग, अलग सेक्शन था उसमें। देन देयर इज चैटिंग फैसिलिटी। देन देयर इज, आई वाज नॉट श्योर कि इसमें है कि नहीं, बट आई हैव सीन बॉट समवेयर। सो यू सेड दैट अगर किसी और होटल का भी कंसिडर करना है तो उसमें कंसिडर करके देख लेना। तो दैट्स व्हाई आई हैव पुट बॉट एन ऑनलाइन स्टोर इन जनरल। मैंने कहीं पे एक होटल की वेबसाइट पे देखा है, इसलिए बॉट एन ऑनलाइन स्टोर मैंने वहां से डाला है सर। तो वो जो फर्स्ट वाला जो है ना, अब ये प्रोसेसेस जो है वो सबसे पहले तो सारे कॉमन नहीं आएंगे। आपका जो मॉड्यूल एंड सब मॉड्यूल्स हम लोगों ने बनाया है, यस सर। वो सब मॉड्यूल्स के आगे विल बी राइटिंग देयर प्रोसेसेस। अच्छा ओके। बिकॉज अगर कस्टमर है तो यस जैसे हम लोगों ने कस्टमर के अंदर 4 to 5 सब मॉड्यूल्स बाइफर्केशन किए, तो यस सर। उसके अंदर वो 4 to 5 जो सब मॉड्यूल्स है उसमें हर एक मॉड्यूल में देयर माइट बी सम कॉमन फीचर्स और देयर माइट बी सम कॉमन फंक्शंस या प्रोसेसेस एंड Yes. ये यूनिक प्रोसेसेस रहेंगे। सो वो हम लोग वहाँ लेबल करके बताएंगे विच आर दी कॉमन एंड विच आर यूनिक फंक्शंस या प्रोसेसेस फॉर दिस सब मॉड्यूल्स। सेम वे यहाँ पे जो बुकिंग वाला जो पार्ट है दैट्स गोइंग टू बी मतलब हम लोगों का
जो मेन वाला आपका जो मॉड्यूल जो है उसके अंदर वापस ये सब मॉड्यूल आएंगे। सो बुकिंग कौन करेगा? कस्टमर कर रहा है, बराबर। यस। तो दिस गोइंग टू बी कस्टमर के अंदर ही हम लोग का बुकिंग आएगा, और कॉर्पोरेट वाला जो आपका कस्टमर का सब मॉड्यूल आएगा उसके अंदर मीटिंग बुकिंग्स आएंगे, ओके सर। बिकॉज एनी ऑफ दे आर गोइंग टू बी अ कॉर्पोरेट मीटिंग बुकिंग्स, राइट? Yes. So modules can like modules can also be sub modules can also be processes. नहीं, सब मॉड्यूल के प्रोसेसेस आएंगे ना। अच्छा, यहाँ पे because प्रोसेसेस जो है वो रॉन्ग लिस्ट आउट की है। मतलब कोई जो हम लोग के सब मॉड्यूल होने चाहिए वो प्रोसेस में अगर लिखा है, देन दैट विल क्रिएट अ कंफ्यूजन। प्रोसेस अच्छा, मतलब है कि कौन से फंक्शंस रहेंगे वो प्रोसेसेस में आएंगे। सो अगर गलती से अगर हम लोगों ने सब मॉड्यूल को लेबल कर दिया प्रोसेसेस में, सो दैट विल क्रिएट अ कंफ्यूजन इटसेल्फ। ओके सर। ऑनलाइन स्टोर जो है ये प्रोसेस नहीं होगा, दिस गोइंग टू बी अ सब मॉड्यूल समवेयर। अच्छा, ओके। हाँ, देन ऑनलाइन स्टोर के अंदर फिर हम लोग वहाँ पे उसके कोई ना कोई बाइफरकेशन बताएंगे। सो लाइक ऑन ऑनलाइन स्टोर वी माइट बी हैविंग समथिंग जो हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं, तो लाइक यहाँ पे वो शॉपिंग मॉड्यूल वी कैन हैव, और उसके अंदर वापस अलग अलग क्या शॉपिंग कर सकते हैं वो कुछ ऐड कर सकते हैं हम लोग अगर है तो। और चैट एंड बॉट जो है वो दोनों सेम ही रहेंगे। ऑटोमेटिक रिप्लाई मैं दे रहा हूँ या फिर इंडिविजुअली मेरे कोई एम्प्लॉय जो है वो रिप्लाई कर रहा है, सो ये अगेन एक ही मॉड्यूल आएगा। और वो सर तो इसके मॉड्यूल का नाम क्या होगा? लाइक चैट और बॉट का मेन कस्टमर मॉड्यूल क्या सर्विस, होगा? कस्टमर सर्विस। ओके, सो आपका जो स्टाफ है उसके अंदर एक मेरा सब मॉड्यूल डिवीजन जो आएगा वो रहेगा कस्टमर सर्विस, और वो कस्टमर सर्विस विल बी हैंडलिंग और डीलिंग विद कस्टमर फीडबैक एंड कस्टमर क्वेरीज। तो यहाँ पे वो कस्टमर अपने क्वेरीज पूछेगा या इंक्वायरी करेगा, सो उसके लिए हम लोग के पास अलग से वो स्टाफ के अंदर एक सब पार्ट आएगा। ओके सर। सर तो लॉगिन देखा जाए तो सिर्फ लॉगिन एक ऐसा प्रोसीजर है जो बिकॉज सबके उसमें रहेगा, मतलब सो कॉमन आएगा वो, हाँ। और लेकिन बुकिंग तो पर्टिकुलरली बुकिंग और रिवॉर्ड्स तो कस्टमर के लिए हो गए। हाँ बराबर है, बट यहाँ पे लॉगिन में भी अगर स्टाफ लॉगिन है यस सर। या फिर कॉर्पोरेट लॉगिन है तो उसके हिसाब से आपके लॉगिन आईडीज जो रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे ना। हाँ सर, माय क्वेश्चन इज लाइक जो भी सारे मॉड्यूल्स डिस्कस किए हैं, हाँ सप्लायर, मैनेजर्स, स्टाफ, कस्टमर्स, इन सब में लॉगिंग आएगा, भले इन सबका लॉगिंग अलग अलग बाइफिकेशन के बेसिस पे हो रहा है डिपेंडिंग ऑन विच पार्ट ऑफ द होटल दे आर वर्किंग इन। यस। सो तो अब लॉगिन चीज हाँ कॉमन है ना सर? यस। और अब यहाँ पे क्या हो गया कि लॉगिन एंड साइन अप जो है, सपोज साइन अप मैं नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेरे जो स्टाफ है उनको मैं डायरेक्टली लॉगिन आईडी प्रोवाइड कर रहा हूँ। हाँ सर, उनका डेटाबेस बना के। हाँ, सो अब अगर हम लोग के पास सपोज 6 मॉड्यूल्स है और उसके अंदर बहुत सारे सब मॉड्यूल्स है और सब यस। अंदर लॉगिन कॉमन है, और हर एक मॉड्यूल डिवीजन हर एक मॉड्यूल डेवलपमेंट जो भी कोई कर रहा है उसको अगर मैं बोल रहा हूँ कि ओके आपको यहाँ पे लॉगिन वाला पार्ट भी करना है, तो वो क्या हो गया? रिपीटेशन हो गया। यस सर। सेम फंक्शन आप 10 बार रिपीट करा रहे किसी के पास, तो दैट इज द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। सो वो आपको अवॉइड करना है। सो वेन एवर वी आर फाइनलाइजिंग मॉड्यूल्स, सब मॉड्यूल्स, उसके सब मॉड्यूल्स एंड वो जो हम लोग के फाइनल सब मॉड्यूल्स के जो प्रोसेसेस या फंक्शंस रहेंगे, तो उसमें कौन से कॉमन फंक्शन या प्रोसेसेस है उसको हम लोग कोई एक टीम को असाइन कर देंगे जिसका रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे टू हैंडल दिस फंक्शन, और वो उन्होंने जो डेवलप किया है उसी के अंदर हम लोग फिर अपने लॉगिन्स को अपडेट कर देंगे, दैट्स इट। सो हम लोग उसको कंप्लीटली डेवलप नहीं करेंगे, खाली जो यूनिक चीज़ है उसी को हम लोग डेवलप करेंगे। तो आपको जब सब मॉड्यूल डिवीजन जो होगा उसके अंदर भी हम लोग वही वे में वहाँ पे मेंशन करेंगे कि विच आर द सब मॉड्यूल और उसके क्या स्पेसिफिक प्रोसेसेस है। तो ये जो प्रोसेस आपने यहाँ पे बताया वो एक ही पेपर पे ऐसे प्रोसेस नहीं आएंगे। जो प्रीवियस वाला जो फोटो था जिसमें सब मॉड्यूल डिवीजन था उसके आगे यू कैन राइट इन डिफरेंट कलर, लाइक अगर ब्लैक पेन से लिखा है सो ब्लू पेन में यू कैन राइट की दिस आर द प्रोसेसेस, तो कलर डिफरेंस है, या रेड कलर में यू कैन राइट दिस आर द प्रोसेसेस। तो नेक्स्ट टाइम आपको खुद को भी याद रहेगा, लाइक फॉर योर प्रोजेक्ट। और अगर आप ऑन कंप्यूटर अगर बना रहे तो कंप्यूटर में भी हम लोग अलग कलर एक यूज करेंगे फॉर प्रोसेसेस। यस सर। या सर तो फिर जो आपने बोला जो रिपीटेड प्रोसेसेस होते हैं तो उनको हम ये मॉड्यूल सब मॉड्यूल डिवीजन में लिखते ही नहीं है ना, मतलब नहीं, इस और डेफिनेटली हम लोग लिखेंगे ना, बट दोज आर द रिपीटेशन।
तो वो हाँ, तो isn't there one way कि मतलब एक ही तरह के से एक ही लाइन में लिखना पड़े और ऐसे वी कैन राइट इन सच अ वे दैट मार्क करके सपोज 1 2 3 4 इन सब में रिपीट होगा, ऐसा कोई प्रेजेंटेशन होता है क्या सर? मतलब हम लोग वहाँ पे अभी सर्टन जो कॉमन आएंगे ना, कोई प्रोसेसेस जो रिपीट हो रहा है उसको हम लोग वहाँ पे हाईलाइट कर देंगे। जैसे अगर मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ विद अंडरलाइन और फिर इटैलिक में डाल रहा हूँ मैं उसको, तो वो ओके। आपको पता रहेगा कि ओके ये सब जगह रिपीट हो रहा है। वो हम लोगों के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में मार्क कर सकते हैं। वो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि यही वे में मार्क करना है, कोई स्टैंडर्ड उसका ऐसा कोई वे बताया नहीं है। हम लोग को जो अपने हिसाब से कंफर्टेबल रखता है वो वे में हम लोग वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके सर। ओके। ओके, नाउ नेक्स्ट इज खुशबू। हेलो, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? Hello, sir. Am I audible? यस, यू आर ऑडिबल। बताओ। Sir, एक्चुअली यू हैव पोस्टेड 2 फोटोज ना, yes, sir. तो फर्स्ट कहाँ से, पहले वाले फोटो से चालू करेंगे ना? हाँ, हाँ. हाँ Sir, बताओ। actually, first one I've taken as room booking. I was confused if it is a module or we can consider it as a sub-module. ओके ओके Okay, and second I've taken a restaurant area in which we can have sub-module as menu delivery. This is basically the dining area. हाँ, सो देखो And फर्स्ट यहाँ पे जो मिस्टेक हुआ वो क्या हुआ, मेन्यू एंड डिलीवरी। सो हियर दिस डिलीवरी इज अ सर्विस, बराबर है। सो मतलब डिलीवरी के लिए वी विल बी अपॉइंटिंग अ स्टाफ जो होम डिलीवरी करेंगे। सो डिलीवरी सर्विस जो है या फंक्शन जो है दैट विल बी अ पार्ट ऑफ आर स्टाफ। सो रेस्टोरेंट, okay, हाँ रेस्टोरेंट एरिया अलग से एक मॉड्यूल नहीं बन सकता स्टाफ के अंदर। जैसे अभी स्तुति का हम लोगों ने मॉड्यूल डिवीजन पढ़ा ना, उसके हिसाब से यू ऑल्सो सपोज टू डिवाइड इट। एंड सबसे मोस्ट ऑफ टाइम जब हम लोग फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ करते हैं तो कंफ्यूजन ये होता है कि आपको सेग्रीगेशन में कंफ्यूजन होता है कि आप कुछ चीज़ जो ऐड कर रहे हैं वो आपका मॉड्यूल होना चाहिए, सब मॉड्यूल होना चाहिए या प्रोसेस होना चाहिए। अगर अगर उसका आगे कोई दूसरे फंक्शंस नहीं है उसके अंदर, बराबर है, और वो एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसके अंदर वापस सब पार्ट आ सकते हैं, तो आप उसको मॉड्यूल लेवल पे रखो। लाइक मेन्यू जो है ये एक छोटा सा मेरा प्रोसेस या फंक्शन हो गया। मोबाइल पे मैंने चाइनीज या मेरे पास जो थाई है, इटालियन है, इंडियन कोई फूड है, उसके मेरे पास यहाँ पे मेन्यू आ गए और उसमें से आई कैन सिंपली ऑर्डर माई फूड। सो ये आपका सब मॉड्यूल नहीं रहेगा, दिस गोइंग टू बी योर प्रोसेस और अ फंक्शन अंडर okay. मॉड्यूल, उसके सब मॉड्यूल के अंदर, या देन शेफ आएगा। Okay. Uh, yeah, so as you told, we need to add chef in the overall staff only. हाँ So ओके, yeah, आपने वो and स्टाफ वाला for मॉड्यूल रखा ही नहीं है ना लेकिन यहाँ पे। ओके fifth point, ओके ओके, देन ट्रैवलर क्या है? the travel agency which attract customers to stay in these hotels. Okay, okay. So that is a sub module of supplier because traveler are Okay, supplying you customers, okay, okay. है ना? So वो हाँ, आपका सप्लायर वाले पार्ट में आएगा और कस्टमर मॉड्यूल आपका अलग आएगा देन। okay. So supply will be a module, na? सप्लायर, हाँ सप्लायर आपका मेन मॉड्यूल रहेगा ना, जो अलग अलग चीज़ें सप्लाई कर रहा है। सो अगर एक ट्रैवल एजेंट है जो बहुत सारे जो ट्रिप्स प्लान कर रहा है और उसमें वो स्टे आपके होटल में दे रहा है, सो मतलब वो कस्टमर्स को लेके आ रहा है ना आपके होटल में। सो Yes. कस्टमर्स टू योर होटल, तो वो टाइम पे वो आपका सप्लायर के अंदर एक सब मॉड्यूल आ जाएगा। Okay. हाँ Yes, then overall staff I have with room service and housekeeping. So if I add chef also हाँ here, and I have hotel managers. As we discussed in Stuti one that we have different types of managers. So manager will be a main module here, हाँ ओके, और and बहुत सारे सब मॉड्यूल्स आएंगे, राइट? हाँ, ओके एंड नाउ and so okay, या वन थिंग yes, कि आपका जो सप्लायर है, अब hmm, देखो अगर हम लोग के पास सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो आपको सिक्योरिटी स्टाफ प्रोवाइड कर रहा है,
सो अब यहाँ पे आपको आप अगर देखोगे, सो देयर गोइंग टू बी एन इंटीग्रेशन बिटवीन अ स्टाफ मॉड्यूल एंड अ सप्लायर मॉड्यूल विथ रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी स्टाफ, बिकॉज यहाँ पे हम लोग के पास एक स्टाफ मॉड्यूल है, लेकिन वो स्टाफ मॉड्यूल में हम लोग के बाइफरकेशन जो रहेंगे वो होटल ने हायर किया हुआ स्टाफ के बाइफरकेशन रहेंगे। बट Okay. फ्रॉम सप्लायर साइड वो जो आपको स्टाफ अलॉट कर रहा है वो भी आपके होटल के स्टाफ के साथ इंटरैक्ट करेंगे। सो देयर गोइंग टू बी एन इंटीग्रेशन बिटवीन सप्लायर का सब मॉड्यूल दैट इज अ सिक्योरिटी स्टाफ एंड होटल का जो स्टाफ मॉड्यूल है वो दोनों के बीच में। सो ये इंटीग्रेशन के लिए आप क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने इंटीग्रेशन टेस्टिंग पढ़ा था वो सेम यहाँ पे वेरी फर्स्ट टाइम पे ही चेक करेंगे हम लोग। सो ये दोनों के बीच में इंटीग्रेशन इज मस्ट। ओके, नाउ So in the second photo, I have classified the classification of hotel, like the what is the size of the hotel, location, and these are having the different attributes in it. तो ये जो साइज लोकेशन ये जो है ये हम लोगों के सॉफ्टवेयर से इसका ज़्यादा लेना देना नहीं है। Okay. This is the decision which is made by the higher authorities. Okay. हाँ, ये सब डिस्कस करेंगे। तो ये हम लोग के सॉफ्टवेयर में कहीं पे आ ही नहीं रहा है। मतलब वी कैन जस्ट सिंपली से कि ओके यहाँ पे इतना प्लेस है तो हम लोग यहाँ पे ऐसा कुछ कर सकते हैं। सो दिस इज मैनेजमेंट डिसीजन। Okay. Okay. हाँ, तो ये क्लासिफिकेशन यहाँ पे आएगा ही नहीं। लोकेशन वो क्लासिफिकेशन नहीं आ रहा है बिकॉज कहीं पे ऑलरेडी होटल बना हुआ है। सो हम लोग के सॉफ्टवेयर को उससे मतलब ही नहीं है। अगर वो कोई Okay. लोकेशन पे रहेगा तो भी हम लोग का सॉफ्टवेयर तो सेम वे में ही वर्क करना है। गेटिंग माई पॉइंट? Yes. या देन एमिनिटीज जो है, मतलब ये जो यहाँ पे जो ऐड किया है ना, ये इन जनरल अगर हाँ. होटल अगर रिक्वायर्ड है तो उसके एमिनिटीज प्लान किए हैं यहाँ पे। सो मतलब इसका आपका सॉफ्टवेयर के साथ लेना देना नहीं है। एमिनिटीज अगर मैं कुछ भी प्रोवाइड करूँ मेरा सॉफ्टवेयर तो सेम ही रहेगा ना। अगर हाँ. एक दो एमिनिटीज अगर कम भी हो जाते हैं तो मेरे सॉफ्टवेयर को उससे फर्क नहीं पड़ेगा, और बढ़ा भी देते हैं तो भी सॉफ्टवेयर को फर्क नहीं पड़ेगा। सो आपको सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक यहाँ पे प्रोसेसेस या फंक्शंस लिखने थे, जैसा स्तुति के केस में था, लेकिन उसमें भी बाइफरकेशन उसने ऐड नहीं किया था, वो आपको ऐड करना है सब मॉड्यूल वाइज। सो Okay. आई होप एवरीवन गॉट अ क्लियर पिक्चर एन आइडिया कि कैसे आपके मॉड्यूल सब मॉड्यूल डिवीजन आ सकते हैं, और उसको आप वापस कैसे और डिटेल वे में डिवाइड करेंगे। ठीक है। सो आप अगर रिक्वायर्ड है, आपको अगर लगता है तो आप अपने प्रोजेक्ट स्पेसिफिक भी आप ऐसे अपने मॉड्यूल सब मॉड्यूल्स बता सकते हो उसमें क्या डिवीजन रहेगा। आई विल हेल्प यू आउट विद दैट। ठीक है। सो नाउ वी विल बी ओके Sir, या एनी डाउट? sir, like we discussed right now, even in Khushbu's model, in this, whatever, like staff can have integration in multiple different modules, ना? Like you said, security agency, because staff में हाँ, security करके भी आता है तो उसका security agency से भी integration होगा। यस, फिर दूसरी जगह पे there are some like वो रहते हैं ना सर, गवर्नमेंट क्या, फॉरगॉट द नेम, देयर आर सम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स या एजेंसी होते हैं उनके भी, जहाँ पे यू रजिस्टर योरसेल्फ कि आई एम लुकिंग फॉर दिस एंड दिस जॉब, और हाँ, उनको अगर मतलब वैकेंसी कहीं पे भी उनको कहीं से ऑफर आता है, वैकेंसी मिलती है तो दे पुट यू इन दैट। यस। तो वो वाला भी इंटीग्रेशन, मतलब स्टाफ का तो इंटीग्रेशन मल्टीपल जगह से हो सकता है ना, बिकॉज डिपेंडिंग कहाँ कहाँ से स्टाफ उनको मिल रहा है। सो वो जो हम लोगों का सप्लायर मॉड्यूल के अंदर ही वी कैन से कि वी हैव गॉट अ सप्लायर दैट इज naukri.com या फिर गवर्नमेंट पोर्टल जहाँ से आपको रिकमेंडेशंस मिल रहा है। सो इन शॉर्ट वी कैन से कि वी हैव सप्लायर स्टाफ सप्लायर्स, या सप्लायर के अंदर ही एक सब मॉड्यूल आ सकता है जहाँ पे हम लोग फिर वो इन जनरली उस वहाँ पे लिख देंगे कि ओके दिस माइट बी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिस साइट से हो सकते हैं, या फिर जो हम लोग के ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स है वहाँ से हो सकते हैं। इट कैन बी फ्रॉम एनीवेयर। Okay, so it's like a integration between the supplier module and the staff module, या जिसके अंदर अलग अलग और bifurcations हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, तो उसका इंटीग्रेशन होते जाएगा और उसके साथ में डिवीजन जो है वो होते जाएगा, और फाइनली फिर जैसे हम लोग ने बताया कि ओके कोई एक naukri.com से आ रहा है, या फिर गवर्नमेंट के जो आपने
जॉब के लिए एक एप्लीकेशन भरा हुआ है और उसके थ्रू आपको कहीं पे जॉब मिल रहा है, तो वो टाइम पे वहाँ पे वो सिर्फ हम लोग प्रोसेसेस में ऐड कर देंगे उसको, सिंपली वेयर वी आर गोइंग टू जस्ट मेंशन कि ओके दिस स्टाफ इज अपॉइंटेड फ्रॉम दिस साइड, दिस स्टाफ इज अपॉइंटेड फ्रॉम दिस साइड। ओके। हाँ, एंड आप देखो कि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ मॉड्यूल सब डिवीजन किया है। अब आप सोचो कि अगर मॉड्यूल सब डिवीजन अगर ऐसा होगा तो इसके बेस के ऊपर व्हेन वी डिज़ाइन आवर डेटाबेस, सो डेटाबेस का डिज़ाइन में आपको ये देखना है कि ओके ये जो भी हम लोगों ने सब मॉड्यूल बनाया है वो हर एक सब मॉड्यूल के स्पेसिफिक कोई ना कोई डेटाबेस में उसका एंट्री रहेगा, मतलब टेबल्स रहेंगे। सो एक मेन मेरा मतलब आपके पास जो डेटाबेस है उसको आपको अगेन नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, जितने आपके मॉड्यूल के सब मॉड्यूल्स बनते जाएंगे और उसके सब मॉड्यूल्स बनते जाएंगे। सो आपने एसवाई में जो डीबीएमएस पढ़ा है और उसके अंदर जो हम लोगों ने डेटाबेस के अंदर डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन पढ़ा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म, बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म, वो सर्टन कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। एंड कॉर्ड्स 12 रूल which will be applied on the complete database. I hope ऐसा कुछ आपने सुना रहेगा। सो वो कुछ जो है ना चीज़ें वो यहाँ पे अभी अप्लाई होंगे, मतलब बैकएंड में हम लोग डेटाबेस डिज़ाइन बनाएंगे बेस्ड ऑन आर सब मॉड्यूल्स, और वो डेटाबेस डिज़ाइन बनने के बाद में आपके पास अभी मॉड्यूल डिवीजन है और वो मॉड्यूल एंड सब मॉड्यूल स्पेसिफिक, मॉड्यूल सब मॉड्यूल एंड प्रोसेसेस स्पेसिफिक आपके पास एक ओवरऑल डेटाबेस आर्किटेक्चर है कि ओके ये मेरा सब मॉड्यूल के अंदर ये प्रोसेसेस है तो उसके स्पेसिफिक इतना ये वाला मेरा टेबल रहेगा, उसमें ये वी स्पेसिफिक वी कॉलम वी हैव, एंड उसके बाद जैसे मैंने बताया कि इन सप्लायर वी हैव अ सिक्योरिटी स्टाफ, एंड इन स्टाफ वाला जो हम लोगों का मॉड्यूल है उसके अंदर हम लोग के पास अलग अलग होटल स्टाफ है, वो दोनों के बीच में इंटीग्रेशन हो रहा है। दैट मीन्स डेटाबेस में जब आपके ये दोनों स्पेसिफिक टेबल बनेंगे तो वो दोनों के बीच में प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप आएगा। आप जब कोडिंग में वो दोनों को इंटीग्रेट करेंगे दैट इज़ डिफरेंट, और डेटाबेस में आपको यहाँ पे क्या करना है वो दोनों के बीच में आपके मेनली जैसे हम लोग प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशन बनाते हैं वैसे रिलेशन रहेंगे। सो वो सेम ईआर डायग्राम और डीएफडी डायग्राम में आपके विजिबल होनी चाहिए। ओके सर। ठीक है, सो इसके लिए आपको इंटीग्रेशन प्रॉपरली पता होना चाहिए कि कौन से मॉड्यूल के कौन से सब मॉड्यूल के बीच में इंटीग्रेशन होगा, मतलब दे बोथ आर गोइंग टू कनेक्ट विद ईच अदर। सो जब वो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होंगे, कनेक्ट होंगे, तो उसके बेस के ऊपर हम लोग देन वहाँ पे वो डेटाबेस में भी वो टेबल्स को हम लोग आपस में कनेक्ट करेंगे। ओके, यस। या एनी पर्सन एनी अदर डाउट? ये बहुत डिटेलिंग प्रोसेस होता है। आई मीन अगर आप एस वाई से अगर पढ़ेंगे देन टी वाई सेम 5 में अगर वापस एस पी एम के टाइम पे अगर थोड़ा डिस्कस करते हैं तो फाइनली आपका जो प्रोजेक्ट बनता है उसके अंदर आपके पास एक क्लियर पिक्चर होता है। सो जब अगर एस पी एम में प्रोजेक्ट सेक्शन में जब हम लोग अपना प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसके अंदर भी ये सेम ऐसे एक्सरसाइजेज हम लोग फॉलो करते हैं जिससे आपके पास क्लियर आइडिया रहेगा। अब आप देखो कि अगर आपने अगर सेम 5 में जो आपका मॉड्यूल डिवीजन, सब मॉड्यूल डिवीजन और उसके प्रोसेसेस अगर आपने रॉन्ग डिज़ाइन किए हुए और उसके बेस के ऊपर आपका डेटाबेस डिज़ाइन रॉन्ग गया, तो फाइनली सेम 6 में जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो सेम 5 में 3-4 महीने मेहनत करके बनाया हुआ डॉक्यूमेंट आपको काम ही नहीं आ रहा है, मतलब आपको डॉक्यूमेंटेशन भी वापस करना पड़ेगा, डिज़ाइंस वापस बनाने पड़ेंगे जिसको फॉलो करके आप डेटाबेस बनाएंगे। बिकॉज अगर आपके पास एक स्पेसिफिक डिज़ाइंस नहीं है तो प्रॉब्लम क्या होता है कि आप जब कभी डेटाबेस बनाएंगे तो अभी आपको लगा कि ओके मैंने ये फॉर्म बनाया तो उसके लिए एक टेबल बना दिया, बाद में जब मैंने और एक दो दूसरे प्रोग्राम्स लिखे उसके लिए वापस 1-2 टेबल बना दिए, तो ये काम वैसे तो चल रहा है, लेकिन फाइनली जब आप देखोगे कि आपने फाइनली एक बड़ा मॉड्यूल बना दिया तो उसके लिए आपको कनेक्ट करने के लिए डेटाबेस में जो टेबल है ना उसका रिपीटेशन हो जाएगा, देन कोई एक टेबल दूसरे टेबल के साथ प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पाएगा, बहुत सारे टेबल आपको पता चलेंगे कि अननेसेसरीली आपने ऐड कर दिया क्योंकि आपके पास मॉड्यूल, सब मॉड्यूल एंड प्रोसेस डिवीजन प्रॉपर नहीं था। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। तो मेनली टीवाई स्टूडेंट्स जिनका ऑन टाइम प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है, जो खुद से डेवलप कर रहे हैं, तो उसका मेन रीज़न यही रहता है कि आपके पास सबसे पहले प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रहेगा तो सेम एफर्ट्स, सेम टाइम वी कैन इन्वेस्ट डायरेक्टली ऑन अ डेवलपमेंट प्रोसेस। सो वो आपके पास ये सेम वे में होना चाहिए।
तो बाकी के जो TY स्टूडेंट्स है, आई रिक्वेस्ट देम ऑल कि अगर आपको ऐसा कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम है, सो यू कैन डायरेक्टली जस्ट पोस्ट वन मैसेज ड्यूरिंग आवर लेक्चर या आफ्टर लेक्चर ऑल्सो वी कैन डिस्कस. आप ऐसा एक फोटो डाल दो डिवीजन, उसको हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं. ओके, नाउ विल स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट यूनिट. So next unit we have is testing. So before we start with this testing part, हम लोगों ने लास्ट टाइम जो लास्ट टाइम नहीं, फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको पूरा जो एक SDLC डायग्राम बताया था, वो डायग्राम हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे और उसका स्पेसिफिक टेस्टिंग वाला पार्ट जिसमें कुछ पॉइंट्स में बताना आपको भूल गया था. ठीक है, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं. जो टाइप्स ऑफ टेस्टिंग हम लोगों ने डिस्कस किया था उसी को एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे. ओके, सो इफ़ यू रिमेंबर लास्ट टाइम हम लोगों ने जो टाइप्स ऑफ टेस्टिंग पढ़े थे उसके अंदर मेनली यहाँ पे अगर मैं टेस्टिंग लिखता हूँ, सो फर्स्ट टाइप ऑफ जो आपका टेस्टिंग आएगा इसके अंदर वो रहेगा यूनिट टेस्ट, देन आएगा इंटीग्रेटेड टेस्ट, आफ्टर दैट कम्स सिस्टम टेस्टिंग. सिस्टम टेस्ट. नाउ इन सिस्टम टेस्ट मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गया था, फर्स्ट रहेगा फंक्शनलिटी टेस्टिंग, 3.2 आएगा परफॉर्मेंस टेस्टिंग, एंड 3.3 आएगा सिक्योरिटी पोर्टेबिलिटी. Then fourth comes acceptance test, and in 4.1 we have alpha, 4.2 we have beta. यहाँ पे I can write white, here I can write black box, white box. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, यहाँ पे आपके पास ये जो आएगा ये आई कैन से आर्किटेक्चरल टेस्ट भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे ये जो है इसको हम लोग फंक्शनल टेस्ट भी बोल सकते हैं, बिकॉज इन ब्लैक बॉक्स वी आर एक्चुअली गोइंग टू टेस्ट द फंक्शंस ओनली. सो ऊपर वाले आपके सर्टेन टेस्ट जो है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं वापस कोलैप्स होंगे, बराबर है. This is also called as transparent test. This is called as non-transparent test. और ये दोनों के बीच में एक thin bifurcation आता है. Okay, I can write it 2 point, which is called as gray box or semi प्रिंट. सो व्हाइट बॉक्स में क्या होता है या अल्फा में क्या होता है, दिस इज बेसिकली ऑन डेवलपर साइड. ब्लैक बॉक्स में क्या होगा, दिस इज ऑन कस्टमर साइड. और सेमी ट्रांसपेरेंट मतलब यहाँ पे इन डेवलपर वी कैन से इसको ट्रांसपेरेंट टेस्ट या व्हाइट बॉक्स टेस्ट क्यों बोलते हैं, बिकॉज जो टेस्ट कर रहा है उसको नॉलेज है, ठीक है, ऑफ कंप्लीट सिस्टम. सो नॉलेज ऑफ कंप्लीट सिस्टम. और यहाँ पे हम लोग अगर कस्टमर के साइड पे अगर बोलेंगे, दे डोंट हैव knowledge of internal architecture. और ये जो है इसमें क्या होगा, सेमी पार्शियल बोलेंगे इसको. दैट मीन्स डेवलपर एंड से थोड़े हो सकते हैं, कस्टमर साइड कंबाइन होगा. I hope this is clear.
वे में आपका ये डिवीजन होगा, और ये एक्सेप्टेंस टेस्ट जो है वो हम लोग का फाइनल वाला है। एंड आपने जो पूरा SDLC का डायग्राम लिखा है ना, उसमें जहाँ रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो रहा है ना, रिक्वायरमेंट गैदरिंग से लास्ट में जहाँ पे मेंटेनेंस हो रहा है वहाँ तक एक एरो बनाओ, ठीक है। ऊपर से चालू होगा, डाउन साइड एक एरो आएगा, कंप्लीट एक बड़ा सा एरो आएगा, और उस पे हम लोग लिखेंगे अर्ली टेस्टिंग। ये कंप्लीट आएगा। SDLC आपका चालू जहां से हो रहा है, मैंने जो अलग से डायग्राम बताया था उसकी बात कर रहा हूँ। जो हम लोगों ने ऊपर चालू किया था डायग्राम, वहां से वो आपका मेंटेनेंस तक आ रहा है। 4 टाइप मेंटेनेंस के 4 टाइप पढ़े थे हम लोगों ने। कौन से पढ़े थे? CAP², करेक्टिव मेंटेनेंस, अडेप्टिव मेंटेनेंस, परफेक्टिव एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो जो 4 टाइप पढ़े थे वहां तक का आपका पूरा, मतलब उस वहां तक नहीं जाएगा, ऊपर से चालू होगा हम लोग का एरो, जहाँ पे जिसको आपको क्या लिखना है? अर्ली टेस्ट। अर्ली टेस्ट का मतलब क्या होगा? एनीवन? सर मैं वेट फॉर अ मिनट, कहाँ पे डालना है? आपका जो SDLC जो आपने बनाया ना पूरा डायग्राम, हेलो, सर हाँ सर। या आपने जो SDLC बनाया ना, उसके ऊपर जैसे समझो कि मैंने ये मेरा बुक का पेज है जिसके ऊपर मैंने SDLC बनाया। तो बाजू में जहाँ पे आपके पास वो बाजू में आपके पास जो एक छोटा कॉलम रहता है, उस पे एक वर्टिकल लाइन डाल दो पूरा ऊपर से नीचे तक। एरो एक आएगा टॉप टू डाउन साइड पे, आपका जहाँ पे डायग्राम है वहां पे, और वो ओके एरो के ऊपर लिखो अर्ली टेस्टिंग। मतलब अर्ली टेस्ट का मतलब होगा जब से आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग चालू होगा तब से अर्ली टेस्टिंग शुड बी इन फोकस। अच्छा, इट्स लाइक स्टार्टिंग, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो रहेगा अर्ली टेस्टिंग, इसलिए उसको ऐसे एरो करना है। हाँ, तो थ्रू आपका SDLC वो अर्ली टेस्ट रहेगा, ठीक है। सो ऊपर से नीचे तक एक पूरा एरो आएगा, और उसके ऊपर वो एरो पे आपको लिखना है अर्ली टेस्ट। ओके, नाउ एनीवन व्हाट वी मीन बाय अर्ली टेस्ट? क्या होगा? एनी आइडिया? एनीवन? अर्ली टेस्टिंग क्या नाम सुन के क्या समझ में आ रहा है? अर्ली मतलब जल्दी करने का। सो टेस्टिंग जल्दी कैसे करेंगे हम लोग? एनी आइडिया? सर टेस्टिंग वेदर व्हाट वी आर प्लानिंग और डिजाइनिंग और शेड्यूलिंग वो ठीक है कि नहीं? ओके, लाइक एग्जाम्पल? ओके, अर्ली टेस्ट का मतलब बेसिकली क्या होगा कि अगर हम लोग ओके, अर्ली टेस्ट हेल्प टू फाइंड डिफेक्ट्स at early stages of development. Okay, Khushbu, very good. Can you give me example like? Example, so as we are, we have gathered the requirements and we have made one module. So in Agile, how we do that? We make a module and test it. If it's correct, then we move on to the next module. हाँ, okay. So Sir, it can also be like she said, finding defects at early stages. So we have gathered the requirements, we have planned. या सो बेसिकली क्या होगा कि जब से हम लोग रिक्वायरमेंट गैदरिंग चालू कर रहे हैं ना, वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज से ही हम लोग वो रिक्वायरमेंट्स को वेरीफाई करेंगे। देन फिर हम लोगों ने डिज़ाइन किया तो अगेन हम लोग वो डिज़ाइंस को भी टेस्ट करेंगे वेदर दोज डिज़ाइंस आर करेक्ट और नॉट। सो अर्ली टेस्ट का मतलब होता है एट एवरी स्टेज अप्लाई योर नॉलेज, अप्लाई योर टेस्टिंग स्किल्स, जिससे आगे के स्टेज पे जाके आपको ऐसा पता ना चले कि स्टार्टिंग में आपने कुछ मिस्टेक कर दिया। Sir, हाँ बोलो। sir, early stage can also be ना कि मतलब starting में we have planned XYZ thing to be done, और वो मतलब we can think of the different possibilities या different hurdles या different defects which can come up. तो मतलब वो सोचना भी काइंड ऑफ टेस्टिंग हो सकता है ना? हाँ वही ना, तो आपको वही देखना है कि जैसे ओके हर्ष कुमार, वेरी गुड।
सो बेसिकली अर्ली स्टेज पे ही हम लोग फ्यूचर में आने वाले डिफेक्ट्स को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं. लाइक इन रिक्वायरमेंट गैदरिंग इटसेल्फ आई विल जस्ट टेस्ट कि द गैदर्ड रिक्वायरमेंट आर करेक्ट और नॉट, बराबर है, या उसमें एनालिसिस में कोई मिस्टेक नहीं हुआ है. तो आपका SDLC का जो हर एक फेजेस है वो फेज पे हम लोग अर्ली टेस्टिंग अप्लाई करते जाएंगे, जिससे वो स्टेज सक्सेसफुली हम लोग कंप्लीट करके आगे जा रहे हैं, जिससे आगे जाके आपको पता ना चले कि प्रीवियस स्टेज में आपने कुछ मिस्टेक किया है, जिसके वजह से आपको अभी कुछ एफर्ट्स, कुछ चीज़ें आपको वापस करना पड़ेगा. दैट शुड नॉट बी द केस. तो टू फाइंड द डिफेक्ट अर्ली विथ रिस्पेक्ट टू रिक्वायरमेंट्स और डिज़ाइन, उसको हम लोग अर्ली टेस्ट बोलते हैं. अदरवाइज आप देखो कि आपका SDLC, अगर नॉर्मल SDLC अगर हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आपका टेस्टिंग चालू ही कब हो रहा है? नॉट इन रिक्वायरमेंट गैदरिंग, नॉट इन एनालिसिस, नॉट इन फिजिबिलिटी स्टडी, बराबर है, नॉट इन डिजाइनिंग. वो कोडिंग टाइम से चालू होगा और एक्टिवली टेस्टिंग जो चालू हो रहा है वो आफ्टर कोडिंग हो रहा है. सो मतलब सपोज इफ वी आर स्टार्टिंग टेस्टिंग फ्रॉम कोडिंग पार्ट ऑल्सो, और तब अगर मुझे पता चलता है कि देर आर मिस्टेक्स और देर आर सम ग्लिचेस विद रिस्पेक्ट टू रिक्वायरमेंट और डिजाइनिंग, सो इसका मतलब क्या होगा? आपको वापस रिक्वायरमेंट एंड डिजाइनिंग वाला जो पार्ट है वो वापस करना पड़ेगा. लाइक वी डिस्कस्ड वन एग्जांपल राइट नाउ कि आपने वो एक मॉड्यूल, सब मॉड्यूल, और वो सब मॉड्यूल्स के प्रोसेसेस में अगर कंफ्यूजन कर दिया और प्रोसेसेस को आपने मॉड्यूल में ऐड कर दिया, सो अब क्या होगा? वो आपने जो कंसिडरेशन रॉन्ग गया है उसके बेस के ऊपर आपका जो डिज़ाइंस है वो रॉन्ग गया है. whether it might be database design और it might be class designs और use case designs. तो जब वो रॉन्ग गया है तो उसके बेस के ऊपर अगर आगे कुछ डेवलपमेंट करोगे तो उसका आपके पास क्लियर आइडिया नहीं रहेगा. आप बोलो कि अगर आपने अपने मॉड्यूल, सब मॉड्यूल डिजाइंस एंड प्रोसेसेस, इसको अगर वापस अगर रेक्टिफाई करके जब आपने अगर उसका न्यू बाइफर्केशन अगर बताया और उसके बेस के ऊपर जब आप अपना डेटाबेस टेबल्स चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके डेटाबेस टेबल्स में जो भी आपने नंबर ऑफ टेबल्स ऐड किए थे और वो टेबल्स के बीच में जो आपने रिलेशंस बनाए थे वो रॉन्ग है. तो मतलब आपको डेटाबेस में भी चेंजेस करना पड़ेगा. कोई टेबल्स आपको एलिमिनेट करने पड़ेंगे, कोई टेबल में आपको नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ाने पड़ेंगे, कोई टेबल को आपको कोई दूसरे टेबल के साथ प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशन में रखना पड़ेगा, कोई दूसरे टेबल में से हम लोग वही प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशन हटाना पड़ेगा. ठीक है. सो इसके लिए आप देखो कि डेटाबेस में हम लोग ऐसे चेंजेस बार बार होते हैं और इसी के लिए डेटाबेस पढ़ने के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं? कंस्ट्रेंट्स यूज़ करते हैं, प्राइमरी की फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स की. आपके मॉड्यूल, सब मॉड्यूल डिवीजन एंड प्रोसेसेस में जब चेंजेस होंगे एंड वो चेंजेस डायरेक्टली अगर आपके डेटाबेस टेबल डिज़ाइंस पे अगर अप्लाई हो रहे हैं तो वो पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैंने प्राइमरी की एंड फॉरेन की जो कोई एक टेबल पे अप्लाई किया है वो अगर कंस्ट्रेंट्स के थ्रू अगर अप्लाई किया है तो आई कैन ईजिली ड्रॉप दैट कंस्ट्रेंट्स. तो मेरा जो टेबल है उसमें से प्राइमरी की फॉरेन की हट जाएगा. और अगर मैंने टेबल बनाने के टाइम पे ही कोई एक कॉलम को अगर प्राइमरी या फॉरेन की डिफाइन कर दिया है तो मुझे पूरा वो टेबल ड्रॉप करना पड़ेगा. सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि आपका मेहनत कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर उसके अंदर डेटा भी अवेलेबल है तो. ठीक है. सो जो DBMS के कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, जो SE के पढ़े, जो SPM के पढ़े, वो कंबाइन अभी आपके अप्लाई होंगे. सो टेस्टिंग में भी डेटाबेस टेस्टिंग इज वन ऑफ द मेन थिंग. सो वो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि आपके रिक्वायरमेंट गैदर हुए, मॉड्यूल डिवीजन हुए, डिजाइंस हुए, और वो डिजाइंस में आपने जो टेबल्स बताए, वेदर दोज टेबल डिविजन्स या फिर डेटाबेस डिजाइंस के थ्रू या डेवलपमेंट के टाइम पे, उसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि आपने नॉर्मली जो नॉर्मलाइजेशन अप्लाई किया है डेटाबेस पे वो प्रॉपर है कि नहीं. एंड मेनली वी ट्राई टू अचीव थर्ड नॉर्मल फॉर्म या वी कैन से बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म तक हम लोग डेटाबेस में क्लैरिटी अचीव करने का ट्राई करते हैं. फिफ्थ वाला तो पिक्चर में ही नहीं आता है. सो मैक्सिमम आप
जो ट्राई करेंगे वो फोर्थ या बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म या फोर्थ नॉर्मल फॉर्म तक आप अपने डेटाबेस को नॉर्मलाइज या थोड़ा बेटर बनाने का ट्राई करेंगे। आई होप समझ में आ रहा है। और बाउंसर जा रहा है लग रहा है मुझे। ठीक है, जाने दो। जो मैंने बोला वो समझ में आया आपको कि आपको डेटाबेस डिज़ाइन चेक करना पड़ेगा। हेलो, यस सर। सो आपका अर्ली टेस्ट आएगा। अर्ली टेस्ट में आपके रिक्वायरमेंट्स जो है उसका टेस्टिंग होगा। आपने फिजिबिलिटी स्टडी जो किया है वो करेक्ट है कि नहीं उसका टेस्ट होगा। डिज़ाइन का टेस्ट होगा। तो डिज़ाइन के अंदर वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट GUI, वी आर टॉकिंग अबाउट डेटाबेस डिज़ाइंस एंड आपके जो बाकी के आप जो डेवलपमेंट करोगे उसके जो डिज़ाइंस है वो, और वो डिज़ाइन के लिए व्हाट थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट वो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, वो वेरीफाई करेंगे। ओके ना, जो भी मैंने आपको ओके अब सिस्टम टेस्ट के अंदर हम लोगों ने 3 सब टाइप्स बताया। ये लास्ट टाइम मैं आपको बताना भूल गया था। सो फंक्शनलिटी टेस्ट है, बराबर है। सो व्हाट थिंग्स विल कम इन फंक्शनलिटी टेस्ट? क्या होगा फंक्शनलिटी टेस्ट में? देखो क्या होगा फंक्शनलिटी टेस्ट में, क्या चेक करेंगे हम लोग? That's working properly or not? Yeah, different functions, right? Functionality test में the total number of functions what we have in that system, whether all functions are working properly or not. Then performance test में हम लोग ये देखेंगे। performance test के अंदर 2 टाइप आएंगे आपके, stress test और सो परफॉर्मेंस के अंदर अगर मैं बोल रहा हूँ कि ओके 10 पीपल वे वर्किंग इन बिगनिंग जब हम लोगों ने डेवलप किया एंड नाउ 1000 पीपल आर वर्किंग, सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय स्ट्रेस और लोड टेस्टिंग। सो अगर एक एक्सट्रीम लोड अगर आपके सिस्टम पे आ रहा है या एक स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, स्ट्रेस ऑफ मल्टीपल रिक्वेस्ट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम, and those requests are asking to get the access of the same data at same point of time. So what or how your system is going to react or how your system is going to tackle such situation, उसको हम लोग बोलेंगे परफॉर्मेंस टेस्ट। सिक्योरिटी एंड पोर्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ये तो हम लोग जो सिक्योरिटी के बाकी सिंपल मेजर्स प्रोवाइड करेंगे वो होगा। पोर्टेबिलिटी में प्लेटफॉर्म चेंजेस, बराबर है, और टेक्नोलॉजी चेंजेस। तो वो टाइम पे आपका सिस्टम कैसे बिहेव करेगा वो आप लोग यहाँ पे देखेंगे इन पोर्टेबिलिटी। सो आई होप दिस पॉइंट्स आर वेरी क्लियर टू एवरीवन। स्तुति, या बोलो। सर नहीं सर, कुछ पूछना नहीं है। ओके, I was assessing the point which you said about performance में stress, like how much load it can take and जितना load it can take उससे performance कितना इफेक्ट होगा। हाँ, सो बेसिकली आपको बहुत क्लियरली डिफाइन करना है कि हाउ मेनी रिसोर्सेज डू वी हैव, और कौन से रिसोर्सेज कभी आपको कौन से स्पेसिफिक पर्पस के लिए डेडिकेट करना है। लेट्स सपोज विल टेक अ एग्जाम्पल। आपने एक वर्ड सुना रहेगा इन टेस्टिंग, वी यूज समथिंग विच इज कॉल्ड एज, लाइक अगर फंक्शनलिटी है सो यहाँ पे मैं या परफॉर्मेंस है, बराबर है, तो यहाँ पे हम लोग और एक चीज़ डेफिनेटली चेक करते हैं, दैट इज अवेलेबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड अवेलेबिलिटी? थिंग्स शुड बी अवेलेबल, राइट? Yes sir. When we want those resources are available and not in use. हाँ, सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि देर आर फ्यू थिंग्स विच शुड बी अवेलेबल टू अस। अब ये जो है ना, ये चीज़ ऐसा नहीं है। अवेलेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि हर एक चीज़ आपको 24/7 अवेलेबल होना चाहिए। इट मीन्स कि जो टाइम पे मुझे ज़रूरत है वो टाइम पे वो अवेलेबल होना चाहिए। बाद में वो अवेलेबल है नहीं है उससे मुझे मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों का सपोज एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम मेरा 1.5 आवर है और 2 आवर्स है, तो वो 2 आवर्स के लिए मुझे MS टीम का एक प्रॉपर स्मूथ एक्सेस होना चाहिए। उसके बाद है नहीं है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो 2 आवर्स नहीं है देन मुझे फ़र्क पड़ेगा, देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर मी एज वेल एज फॉर इंस्टीट्यूशन।
सो अवेलेबिलिटी मतलब व्हेन इट इज रिक्वायर्ड इट शुड बी अवेलेबल टू अस, अदरवाइज इट माइट क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो इसका मतलब क्या है कि आप देखो कि अगर 2 आवर्स अगर एग्जाम टाइम हम लोगों ने डेडिकेट किया हुआ है, सो वो टाइम पे अभी ऑनलाइन एडमिशन है या और कोई लेक्चर्स या ऐसा कुछ है या और कोई छोटे मोटे जो अकाउंट्स के कुछ काम है, अटेंडेंस के लिए हम लोगों ने कुछ रिसोर्सेज जो डेडिकेट करके रखे हैं, ये सारे रिसोर्सेज का फिलहाल एग्जाम का जो एक ड्यूरेशन चल रहा है वो टाइम पे ये सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। सो हम लोग क्या करेंगे टू इम्प्रूव दी परफॉर्मेंस, हम लोग ये स्पेसिफिक टाइम पे वो सारे रिसोर्सेज को हम लोग एग्ज़ाम वाले पॉइंट के लिए डेडिकेट कर देंगे। सो जिससे क्या होगा आपका एग्ज़ाम टाइम पे जो एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट अपने प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है या जो एक्स्ट्रा लोड आ रहा है उसको हम लोग ईजिली कंज्यूम कर पाए या वी कैन ईजिली अब्जॉर्ब दैट लोड। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ एक चीज़ जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत स्मूथ चलना चाहिए, तो आपके सर्वर के आपके सिस्टम के मोस्ट ऑफ रिसोर्सेज जस्ट कीप रिजर्व फॉर दैट स्पेसिफिक पार्ट ओनली। वो टाइम पे आप कोई दूसरा काम मत करो, तो उससे क्या होगा कि अगर कोई एक एक्स्ट्रा लोड या स्ट्रेस भी आ रहा है तो वो स्ट्रेस को आपका सिस्टम इजीली अब्जॉर्ब कर पाएगा और अवेलेबिलिटी शुड बी मेंटेन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आई होप दिस एग्जाम्पल इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया। यस सर। सो आज मैं यूनिट 2 स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। इफ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। आज मैंने सर्टन बेसिक चीज़ें आपको बता दिया जो लास्ट टाइम SDLC वाले डायग्राम में मैं बताना भूल गया था आपको। विल स्टॉप हियर।